Now for the main event of today's program, interactive session on preventive vigilance. मैं इनवाइट करती हूँ आज के चीफ गेस्ट एंड स्पीकर ऑफ द डे श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी सर, CVO CIO। अभी जब एरिया GM आभास जी एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि CVO साहब आपको बताएंगे कि काम कैसे किया जाता है। CVO साहब आपको बताएंगे कि काम कैसे किया जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि काम कैसे किया जाता है, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप काम करिए, आपको काम करना है। कोई भी बाधा आए, चाहे कितना भी कठिन रास्ता हो, कितना भी परिस्थितियाँ विपरीत हो, आपको काम करना पड़ेगा। पूरा विश्व आज भारत को अलग आशा से देख रहा है। पूरा भारत कोल इंडिया को अलग विश्वास के आंखों से, विश्वास की नज़रों से देख रहा है। पूरा कोल इंडिया हर एक कोल इंडियन को पर आशा करके रखा है। आप जब काम करते हैं, आप कोयला का प्रोडक्शन करते हैं, उस कोयला का कोल इंडिया का कंट्रीब्यूशन राष्ट्र के निर्माण में होता है, और राष्ट्र का निर्माण तभी राष्ट्र का डेवलपमेंट होता है। जब राष्ट्र डेवलप करेगा, विश्व को हम जो भी हमारा आशा है उसको पूरा करना है। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपको काम करना है, डरना नहीं है, ये भी बोलने आया हूँ। और यहाँ पर जब मैं आया तो सबसे पहले मैं महिला शक्ति को देखा। हमारे एरिया GM से हमने बात किया। कुछ दिन पहले मैं किसी सोशल साइट पर देखा था, एक आपके सॉवेल ऑपरेटर हैं श्रीमती मीनाक्षी कपूर जी, वो आपके वाणी क्षेत्र से जाती हैं। मतलब महिलाएं हमारा इस तरह से हैं कि वो मशीन ऑपरेशन और इस तरह के काम कर रही हैं। आज यहाँ मैं देखा कि हर फील्ड में और वाणी के क्षेत्र में महिलाएं हमारे हैं। आज नहीं तो कल मैं आप लोगों में से चाहता हूं कि यहाँ आप लोग बैठे हैं, एरिया GM बने, चेयरमैन बने, हमारी प्रेसिडेंट मैडम तो ही। तो आज आपको देख के मुझको खुशी हो गया, खुशी है कि महिलाएं हमारे यहाँ इतनी आगे हैं। उसमें एक कविता में कहीं पढ़ा था, शिक्षा हो या अर्थ जगत हो, शिक्षा हो या अर्थ जगत हो या सेवाएं हो सरकारी, शिक्षा हो या अर्थ जगत हो या सेवाएं हो सरकारी, पुरुषों के समान तुम भी हो, हर पद की सच्ची अधिकारी। पुरुषों के समान तुम भी हो, हर पद की सच्ची अधिकारी। तुम्हें नए प्रतिमान सृजन के अपने हाथों से गढ़ना है। आया समय, उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, युग निर्माण तुम्हें करना है। मंच पर आसीन लोकल गार्जियन एरिया GM आभास चंद्र सिंह जी, हमारे विजिलेंस के WCL के हेड अजय जी, हमारे
वानी क्षेत्र के विजिलेंट और प्राउड कोल इंडियन, लेडीज एंड जेंटलमैन, सीबीओ साहब ने बहुत कुछ बताया कि वानी क्षेत्र WCL वानी क्षेत्र के लिए क्या अपना स्थान, वानी क्षेत्र WCL के लिए क्या अपना स्थान रखता है। सबसे ज़्यादा कोल प्रोडक्शन यदि WCL का है तो हमारे वानी का है। सबसे ज़्यादा यदि हम लोग IT इनिशिएटिव का मैट्रिक्स बना करके रैंकिंग किए पूरा कोल इंडिया का, उस कोल इंडिया का IT इनिशिएटिव के इम्प्लीमेंटेशन में जो सबसे पहला रैंक जिसका आया वो हमारा वानी क्षेत्र है। आज मैं जब इंडिया GM से पूछा कि आपके प्लस पॉइंट क्या है, तो प्लस का तो उनको गिनाने से फुर्सत नहीं मिला, निगेटिव क्या है तो सोचते रह गए, नहीं गिना पाए। क्यों? क्योंकि उनकी टीम इतनी अच्छी है, आप इतने अच्छे हैं, वर्किंग कल्चर इतना अच्छा है, उनको कुछ कभी समझ में नहीं आया कि कुछ बाधाएं भी मेरे पास हैं। मैं हमेशा अपने कोल इंडियन को बोलता हूँ कि जब भी कोई लक्ष्य बनाइए तो लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, बाधाओं पे, ऑब्स्ट्रक्शन पे ध्यान दीजिएगा तो फिर लक्ष्य नहीं मिलेगा। यदि हम कोई काम करने जा रहे हैं और हर दिन अपना कुछ न कुछ ऑब्स्ट्रक्शन, बाधाएं, रोना धोना लेकर शुरू कर देंगे तो फिर देखिएगा वो काम नहीं होने वाला है। पॉजिटिव माइंड फ्रेम से होकर के काम करना है, काम कीजिए, बाधाएं जो आए उसको दूर करते हुए लक्ष्य को पाना है, चाहे जो भी चीज हो। आपका WCL का मैं थोड़ा सा कहीं से रिसर्च कर रहा था, जितनी मुसीबत है स्ट्रिपिंग रेशियो सबसे खराब है। सबसे खराब जितनी सब्सिडी है सबसे ज़्यादा खराब हमारा स्ट्रिपिंग रेशियो है WCL। क्वालिटी ऑफ कोल भी अच्छी नहीं है। उसका देखिएगा ग्रेडियंट और जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस और ब्लैक कॉटन सॉइल और बरसात, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे WCL को बुरी तरह से प्रभावित करती है। यानी माइनिंग के दृष्टिकोण से हमारा WCL का वर्किंग मतलब वास्तव में बहुत ही चैलेंजिंग है। 2017 के पहले तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी, जरा हिस्ट्री पढ़िएगा आप लोग, इसमें सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, कि कोल WCL को ये प्लानिंग चल रही थी कि बंद कर दिया जाए और SCCL वाले को मर्ज कर दिया जाए। हम फाइनेंशियली बिल्कुल ही कमजोर पड़ गए थे। बहुतों से हमको उधार लेकर के अपने स्टाफ लोगों का सैलरी देना पड़ा। लेकिन धन्य है वो टीम, धन्य है वो लीडर जो 1920 के आसपास में ऐसा डिसीजन लिया, उन्होंने ऐसा पॉलिसी बनाया, आपका जोश जुनून इस तरह से काम किया कि बिल्कुल पासा पलट गया। मैं रिसर्च किया कि पलटा कैसे। मैंने देखा कि भगवान ने ठीक है हर तरह का खराबियां दिया है WCL को, लेकिन एक चीज बहुत अच्छा दिया है कि सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है। यानी WCL का लोकेशन इतना अच्छा है कि जहां बाकी सब्सिडी वाले, कोयला वाले नहीं पहुंच पाते हैं, वहां WCL पहुंच सकता है। यानी सबका डिमांड होता है कि WCL से हमको कोयला मिलता तो सस्ता मिल जाता, जल्दी मिल जाता। मतलब आपका कभी भी कोयला यदि एक सिंगल पीस भी निकलेगा तो वो टिकेगा नहीं, तुरंत चला जाएगा। दूसरा और मैं रिसर्च किया, नसीब अच्छा कहिए, चाहे सिचुएशन है, चाहे ज्योग्राफी का, चाहे स्टेट का असर पड़िए, चाहे वर्क कल्चर का अच्छा कहिए, हमारे WCL का लोग, ऑफिसर, स्टाफ, एम्प्लाई, इवन जो नारी शक्ति में देख रहा हूँ वो, आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आपका जो डेडिकेशन है, आपका जो मेहनत है, वो बाकी जगह नहीं मिलता है। आप हैं जो एक एसेट हैं WCL के। ये दो खूबियां हैं WCL के पास जो बाकी कहीं नहीं है। इसी दोनों खूबियों का प्रयोग किया, यूज किया आपके टॉप लीडर्स ने। उन लोगों ने अपना पॉलिसी बनाया, अपना डिसीजन लिया, और आपको पता है कि जब आपके पास जाएगा तो आप उसको कर लेंगे।
अजय जी बोल रहे थे कि IT इनिशिएटिव का, ICCC का या कोई भी न्यू आइडिया जो न्यू ट्रायल का काम करना हो, सबसे पहले सबकी नज़र WCL में रहती है। क्यों? क्योंकि वो उसका टीम इतना अच्छा तैयार कर देगा। मतलब जैसे घर का बड़ा भाई होता है, बड़ा भाई सब कुछ कर देगा, बाकी छोटा भाई उसका कॉपी कर देगा सब, बिल्कुल ऐसे ही है। हमको भी सभी बोलता WCL भेज दीजिए, वो कर लेगा, उसका बाकी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, उसे ही करके कॉपी पेस्ट कर देगा। तो आपको पूरा कोल इंडिया इस निगाह से देखता है। आप जब कोई भी काम करते हैं उसका फिर बाकी लोग कॉपी करता है। रैंकिंग में ऐसे ही आप पीछे नहीं है। रैंकिंग में सबसे आगे रहने का कारण यही है। ERP का जब सिस्टम शुरू हुआ, सबसे पहला हमारा WCL ही यूज की, इम्प्लीमेंटेशन भी किया और उसका बनाना में भी काफ़ी हेल्प किया। WCL का ये दोनों पॉजिटिव पॉइंट है जिसके चलते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ हम लोग 40 के आसपास भटक रहे थे और आज WCL 70 पार करने वाला है। तो बिकॉज ऑफ यू आर एसेट ऑफ WCL, यू आर एसेट ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड एंड यू आर एसेट ऑफ इंडिया। हमको फक्र है कि हम आपके सामने हैं। अब हम कोई भी सर्विस क्यों ज्वाइन करते हैं? हमारा काम होता है, मैं आपको बताया कि आपको काम करना है, मैं आपको ये बताने आया हूँ। काम करने में होता है क्या? निर्णय लेना होता है, डिसीजन लेना होता है। मैं आपको ये बोलने आया हूँ कि आप डिसीजन लीजिए। थैंक यू। बैक टू द ट्रैक। यही जीवन है। हम ये मान के चले कि सब कुछ आसान होगा तब हम अच्छा काम कर पाए। मैं आपको अभी बता रहा था, सिचुएशन यदि एडवर्स भी हो, माइक नहीं भी काम करे, तो भी मेरा इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इतना तेज बोल पाऊँगा कि पीछे वाले सुन पाएंगे। तो इसी को अपने जीवन में अपनाना है। मैं बता रहा था डिसीजन लेना है, डरना नहीं है, बोल्ड डिसीजन लेना है, क्योंकि हमको राष्ट्र के निर्माण में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से जैसा जैसा देश विकास करेगा उसके हिसाब से हमको चलना है। कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमको क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए हमको नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज चाहिए। दूसरा चाहिए ट्रेनिंग, मतलब हमारा रूल्स रेगुलेशन हमको पता होना चाहिए, उसको ट्रेनिंग होना चाहिए। तीसरा होना चाहिए एक्सपीरियंस। चौथा होना चाहिए कॉन्फिडेंस। और मैं पांचवा ऐड कर रहा हूँ, ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ हमको कोई डिसीजन लेने में कोई संकोच ना हो, कोई डर ना हो। यानी करप्शन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, वर्किंग कल्चर अच्छा होना चाहिए, निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। तभी हम बोल्ड डिसीजन ले पाएंगे, तभी हम डिसीजन ले पाएंगे। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि यदि आपका टारगेट 15 मिलियन मेट्रिक टन का है, यदि WCL का टारगेट 70 मिलियन मेट्रिक टन है, CIL का 838 है, तो मेरा भी 838 है, अजय जी का भी वही टारगेट है, सबका टारगेट उसी अनुसार से है। यानी हर आदमी एक ही लक्ष्य बना के चले। तो विजिलेंस वालों को यदि आप ये दिमाग में बैठा के रखेंगे कि ये आता है तो काम रोकेगा, ऐसा नहीं है। विजिलेंस वाले से पूछेंगे, चाहे वो सिखाएगा कैसे काम करेगा, ऐसा कौन आपको सिखाएगा? आप तो खुद ही एक्सपर्ट हैं, खुद ही आप नॉलेजेबल हैं, डिसीजन लेने जा रहे हैं।
तो इसीलिए मैं कृपया करके मैं सबको बोलना चाहता हूँ स्पेशली कि कभी भी अपना डिसीजन आप अपने फाइल का, आप अपने वर्क का, आप अपने ड्यूटी को अच्छा से समझ रहे हैं, आपको डिसीजन लेना है। आप उसको रिस्क लेकर के बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं। किसी और से सजेशन लेने जाएंगे, विजिलेंस से सजेशन लेने जाएंगे, तो फिर उसमें 10 तरह का और कंफ्यूजन बढ़ेगा। हो सकता है कि आप कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो हम डिसीजन लेंगे, और यदि डिसीजन गलत भी हो गया, रूल देख के डिसीजन ले रहे हैं, कंपनी के हित में डिसीजन ले रहे हैं, भले थोड़ा रूल को हमको वायलेट करना पड़ रहा है या बॉस का साइन करना पड़ रहा है, सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं, डिस्कस करके डिसीजन ले रहे हैं, और दिल जो बोलता है वही डिसीजन लेते हैं। यानी कंपनी के हित में डिसीजन ले रहे हैं। यदि हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा। आप यदि ऐसा डिसीजन ले रहे हैं तो लीजिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये डिसीजन आप क्यों ले रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर दीजिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप रिकॉर्ड कर दीजिए, बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन आई एम टेकिंग दिस डिसीजन। यदि वो डिसीजन गलत भी हो गया तब भी मेरी बात मानिए, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद यदि डिसीजन गलत भी हो गया, आपको बिजनेस वाला पकड़ लिया या चाहे बॉस ने पकड़ लिया, तब भी मेरी बात मानिए। आपने सोच समझ के डिसीजन लिया है, रूल देख करके डिसीजन लिया है, डिस्कस करके डिसीजन लिया है, अपनी अंतरात्मा को पूरा पढ़ करके कंपनी के हित में डिसीजन लिया है। तो गलती भी यदि हो गया तो आपको आत्मग्लानि नहीं होगी। आपको भले गलती हो गया, ठीक है, बट हम टेकन जो भी डिसीजन लिया, उस सिचुएशन में डिसीजन लिया, वो हमने जो लिया था सोच समझ लिया था, गलत हो गया कोई बात नहीं है, मेरा नसीब खराब था, गलत हो गया। यदि आप उसको रिकॉर्ड करके रखेंगे, हमारे कोल्ड इंडियन, यदि आप उसको फाइल में रिकॉर्ड करके रखेंगे कि हम डिसीजन क्यों लिए हैं, तो विजिलेंस वाला चाहे बॉस आपसे पूछने भी नहीं जाएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, यदि आप वो डिसीजन अपने स्वार्थ के लिए लिए, कंपनी को नुकसान कराने के लिए ले रहे हैं, अपना नीयत खराब आपका है, मालाफाइड इंटेंशन के लिए ले रहे हैं, कुछ गलत इंटेंशन से ले रहे हैं, ऐसा डिसीजन गलत होने तो भी से गलत ही होगा। तो ऐसे केस में आप खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, आपको बॉस भी आपको माफ नहीं करेगा, विजिलेंस वाला भी माफ नहीं कर पाएगा। उसके लिए मैं कहीं पढ़ा था कि बख्श देता है खुदा उसको, बख्श देता है खुदा उसको जिसकी तकदीर खराब होती है। मेरी तकदीर खराब थी, डिसीजन गलत हो गया, ऐसे लोगों का खुदा अपने भगवान भी बख्श देता है। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी तकदीर खराब होती है, लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते सिद्धू साहब, लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिसकी नीयत खराब होती है, जिसकी नीयत खराब होती है। यानी ऐसे लोगों को बिल्कुल ही नहीं बख्शा जा सकता है, जो नीयत जिसका खराब है उसको कोई नहीं बख्श पाएगा। मैं आपको ये बताने आया हूं कि यू आर विजिलेंस ऑफिसर, यू आर सेफ्टी ऑफिसर। आप अपने आप को विजिलेंस ऑफिसर मान करके काम कीजिए, सब कुछ देख करके काम करेंगे, अलर्ट करके काम करेंगे। आप अपने कलीग को भी सचेत रखेंगे, सतर्क रखेंगे, अपने डिपार्टमेंट को सतर्क रखेंगे। आप विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरह काम कीजिए। मैं रेलवे ऑफिसर हूँ, जिस दिन मैं ज्वाइन किया उसी दिन मुझको बोला गया यू आर ए विजिलेंस ऑफिसर, यू आर ए सेफ्टी ऑफिसर, यू आर ए पर्सनल ऑफिसर, यू आर फाइनेंस ऑफिसर। हर चीज़ आपको ही चलना है, क्योंकि आप ऐसे मैनेजरियल पोस्ट पर जा रहे हैं जहाँ पर आपको सब कुछ देखना है। तो आप ये मत समझिए कि सेफ्टी वाला बताएगा कि ऐसे ड्राइंग के हिसाब से काम नहीं करना है तब हम क्या करेंगे। हर कोल्ड इंडियन की ड्यूटी बनती है, चाहे वो जो भी डिपार्टमेंट का आदमी है, उसको बिजनेस ऑफिसर का काम करना चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर का काम करना है। यदि हर आदमी देखेगा, सबसे सतर्क रहेगा, सेफ्टी पर भी कॉन्शियस रहेगा, तो कुछ भी न तो अनसेफ होगा, न कुछ भी बिजनेस टाइट होगा। मैं बोलने आया हूं कि आप विजिलेंस ऑफिसर के रोल में आइए। और थोड़ा पहले जाऊं,
अभी हम लोग दीपक जलाए। जिस तरह से कोल इंडिया का नेम एंड फेम हो रहा है, लास्ट 2 साल से लगातार 10% से ज़्यादा का ग्रोथ ले रहा है। माइनिंग सेक्टर की कंपनी लगातार 10% से ज़्यादा ग्रोथ करे, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 2 साल पहले प्रॉफिट था कोल इंडिया का 17,000 करोड़ रुपीज, लास्ट ईयर था 27,000 करोड़ रुपीज। इस साल मार्च में हो गया 37,000 करोड़ रुपीज। मैंने ₹17,000 करोड़ से ₹37,000 करोड़, मोर देन 2 टाइम्स हमारा 2 साल में प्रॉफिट डबल हो रहा है। हम ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं। ऑनरेबल पीएम 1 अप्रैल को उनके अंदर में n नंबर ऑफ मंत्रालय है, लेकिन 1 अप्रैल को उन्होंने एकमात्र ट्वीट किया था। एक से बड़े मंत्रालय हैं, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया था वो कोल मंत्रालय के बारे में ट्वीट किया था कि कोल प्लस लिग्नाइट 1000 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन किया है 2023-24 में। यानी कोल इंडिया इस तरह से नेम एंड फेम कर रहा है। शेयर प्राइस देखिएगा, आज से ठीक 1 साल पहले हम 230 के आसपास घूम रहे थे, आज 500 पार कर गए। अभी थोड़ा कम भी हुआ है, लेकिन देखिएगा उसमें 500 के आसपास हम घूम रहे हैं। यानी 1 साल में डबल से ज़्यादा हमारा शेयर मार्केट का प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है। हम ऐसे कंपनी में शेयर का प्राइस तभी बढ़ता है जब आपके ऊपर, आपके कंपनी के ऊपर पब्लिक का फेथ हो, आपकी कंपनी की प्रतिष्ठा हो। यानी कोल इंडिया पिछले विगत वर्षों में खूब नेम एंड फेम कमाया, प्रतिष्ठा कमाया। हम लोग लास्ट ईयर 1 लाख करोड़ रुपए का टेंडर किए, केवल जेम से केवल टेंडर किए। जेम का यूज करके हम लोग ₹1 लाख करोड़ रुपए के 1 साल में टेंडर किया है। तो इस तरह का हमारा फ्लो चल रहा है। हम लोग दिया जलाए, दिया जल भी रहा है, लेकिन ये हमारी विडंबना है। नेम हो रहा है कोल इंडिया का, नेम फेम प्रतिष्ठा जो मैं बोल रहा हूँ कि कोल इंडिया का हो रहा है। नेम हो रहा है कि दिया जल रहा है, लेकिन दिया नहीं जल रहा है। जल रही है बाती, जल रहा है तेल। जलता है दिया बोलते हैं हम, लेकिन दिया नहीं जलता है। जल रहा है दिया, तेल जल रहा है और बाती जल रहा है। लेकिन जलाने वाले जब ऐसे महान होंगे तो अब ये से वो दिया बनेगा। वैसे ही मैं ये बताने आया हूँ आपको कि काम करते हैं आप, काम करता है मेरा जनरल मजदूर, मेरा ऑपरेटर, मेरी नारी शक्ति, मेरा पानी वाले, WCL वाले, सब काम करते हैं। और नाम भले कोल इंडिया का हो चाहे भारत का हो, काम आप करते हैं। नहीं जलता है तेल और बाती, लेकिन नाम होता है दिया का। ये जो भी नेम एंड फेम हुआ, चाहे कोल मंत्रालय का हो रहा है, चाहे जो भी सिचुएशन हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि आपका नेम एंड फेम हो रहा है, आपके कर्मों से हो रहा है। तो आप विजिलेंस ऑफिसर बनिए। और मैं हर विजिलेंस ऑफिसर को बोलता हूं कि आप दीपक हैं। दीपक हैं। दीपक का काम क्या है? दीपक जब जलेगा तो अंधेरा भागेगा। दीपक जब जलता है तो अंधेरा भागता है। यानी यूं कहें कि मेरा कोल इंडियन दीपक है, विजिलेंस ऑफिसर है। जब वो कहीं भी जाएगा तो उससे जो करप्ट लोग हैं, चाहे जो नेगेटिव लोग हैं, वो उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा, भागने की कोशिश करेंगे। यानी अंधेरा जो है दीपक को अपना दुश्मन मानता है। मैं सीबीओ हूँ, अजय जी यहाँ सीबीओ हैं, बिजनेस ऑफिसर यहाँ बैठे हुए हैं। ये हमेशा लोगों के दिमाग में रहता है, चाहे वो भ्रष्ट हो चाहे ईमानदार हो, हमेशा विजिलेंस वालों को लाइक नहीं करता कोई भी। ये मैनुअल में लिखा है, हमारे विजिलेंस मैनुअल में भी लिखा हुआ है कि विजिलेंस इज नॉट लाइक बाई, नाइदर लाइक बाई करप्ट एज वेल एज ऑनेस्ट। हम लोगों का जो ड्यूटी है उसको, यानी हम दीपक हैं, उसको मैं थोड़ा सा कंपेयर किया कि दीपक है तो उसका दुश्मन तो अंधेरा है। यानी अंधेरा अपना दुश्मन मानना तो ठीक है, हम विजिलेंस ऑफिसर हैं, करप्ट हमको दुश्मन मानना तो ठीक है,
लेकिन जो ऑनेस्ट है वो हमको दुश्मन क्यों मानता है? उसको मैं दीपक से कंपेयर किया कि यदि अंधेरा को दीपक को अपना दुश्मन मानना चाहिए, लेकिन उस दीपक को बुझाता कौन है? दीपक को बुझाता कौन है? हवा। मैं विजिलेंस ऑफिसर हूँ, आप विजिलेंस ऑफिसर हैं। आपकी दुश्मनी तो करप्ट लोगों से होना चाहिए, लेकिन ऑनेस्ट भी आपको लाइक नहीं करता है। ठीक उसी तरह से दिया को डरना चाहिए अंधेरा को, लेकिन बुझाता है हवा। मेरा नाम ब्रजेश है। मैं इस पर एक कविता बनाया था अपने लिए कि जब मैं अपने सारी सीवीओ को कभी एड्रेस कर रहा था, मैं बोला कि आप दीपक हैं। हर सब्सिडी में जाके के लिए हमारे पास 150 विजिलेंस ऑफिसर है टोटल मिला करके, सबको मैं दीपक बोला और जाओ चलो। और ये ध्यान रखना कि भले दीपक अंधेरा से डरता है तो कोई बात नहीं उससे करके, लेकिन जाकर वहाँ बोलना कि एक दीपक आप भी बनाइए जो आपके माइंड में जले। उसी पर एक कविता बनाया था कि मैं ब्रजेश हूँ, मैं दीपक हूँ, मैं ब्रजेश हूँ, मैं दीपक हूँ, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरों से है। मैं ब्रजेश हूँ, मैं दीपक हूँ, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरों से है। ये हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है, ये हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। हवाओं से कह दो, हवाओं से कह दो कि खुद से आजमा को दिखाए। हवाओं से कह दो कि खुद से आजमा के दिखाए। बहुत दीपक बुझाती है, एक जला के दिखाए, एक जला के दिखाए। मैं आपको ये बोलने आया हूँ, आप हवा हैं, खूब दीपक बुझाते हैं। आप सबसे हर आदमी अपने आप HOD है या अपने डिपार्टमेंट का हेड है या किंग है, अपना डिपार्टमेंट में अपने एक माइंड में एक दीपक जला के दिखाइए, तब मैं समझूंगा कि हाँ आप अपना कंपनी का भला चाहते हैं, आप देश का भला चाहते हैं, आप अपने से न्याय करना चाहते हैं। एक और मैं हमेशा सबको मैं बोलता हूँ, अपने जीवन का लक्ष्य ये नहीं बनाना है कि हम कुछ पैसा कमा लें या कुछ नेम एंड फेम कर लें। यहाँ यंग ऑफिसर्स भी हैं, आप हमेशा अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि हमको परिवर्तन करना है। आप परिवर्तन करने के लिए कोल इंडिया लगती है कि आपको पाया है, आपका लक्ष्य है परिवर्तन करने के लिए। कोल इंडिया लगती है कि आपको पाया और आप आए। और आज की डेट में कोल इंडिया में चाहे किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वही जाता है जो अपने आप में जीनियस होता है, मेहनती होता है, टॉपर होता है। इसको बराबर बताने में कोई संकोच नहीं है कि हर आदमी यहाँ का अपने क्लास पर टॉपर होगा, अपने स्कूल का टॉपर है। ऐसे आदमी को कोल इंडिया लगती है कि आपको पाया, आपका लक्ष्य है परिवर्तन करना। कोल इंडिया में चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे कहीं पर भी, बहुत अच्छाइयाँ भी होती हैं, बहुत खराब बुराइयाँ भी होती हैं। कोल इंडिया में आप आए हैं, जो अच्छाइयाँ हैं यहाँ पे, उस अच्छाइयों को और अच्छा कीजिए। जो अच्छाइयाँ हैं उसको और अच्छा कीजिए। जो बुराइयाँ हैं यहाँ पे, जो यहाँ का ट्रेडिशनल बुराइयाँ हैं, जो यहाँ का कल्चर है, परंपरा है, इस परंपरा से टकराइए और उसको भी बदलिए। खराब है उसको इम्प्रूव कीजिए, जो अच्छा है उसको और अच्छा कीजिए। इस मनसा से काम कीजिए, देखिए हम लोग कितना आगे बढ़ेंगे। तो विजिलेंस की नौकरी अलर्ट होकर के हर आदमी, ये 2-4-10 तो जो विजिलेंस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको करप्शन फ्री इन्वायरमेंट बनाना है, तो हर कोने से, हर माइंड के इलाके से, हर ऑफिस से हमारा आवाज़ आना चाहिए कि हमारा यहाँ कोई ऐसा गड़बड़ नहीं है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि मेरा विजिलेंस ऑफिसर एक PIDPI कंप्लेंट जो रिजोल्यूशन है, PDP गूगल में सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। PDP रिजोल्यूशन के माध्यम से आप कंप्लेन कीजिए। हर ऑर्गेनाइजेशन में 1 से 3% लोग होते हैं जो बिल्कुल जिसका नीयत खराब होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि विजिलेंस वालों की नौकरी क्या है।
चाणक्य ने लिखा था कि विजिलेंस डिपार्टमेंट की जो नौकरी है उसको हम ऐसे डिफाइन करें कि कोई बड़ा सा तालाब है, उसमें बहुत सारी मछलियां हैं, उसमें विजिलेंस वालों को लगाया गया कि आप वॉच करते रहिए कि कोई मछली पानी तो नहीं पी रही है। इमेजिन कीजिए, इतना बड़ा तालाब है, इतना बड़ा हमारा माइन है, इतना बड़ा CIL है, इसमें विजिलेंस, और इतना हम लाखों करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं, मनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इसमें कुछ विजिलेंस ऑफिसर को लगाया गया कि आप वॉच करते रहो कि रेवेन्यू लीकेज तो नहीं है, कहीं कुछ मालाफाइड काम तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ करप्शन तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ अनावल तो नहीं हो रहा। अब ये समझिए उस मछली पानी में ही है, चल भी रही है, काम भी करेगी अपना, और कौन ऐसी मछली है और कैसे हम उसको ऑब्जर्व करें, इतना डिफिकल्ट नौकरी होता है विजिलेंस डिपार्टमेंट का। अब मैं जब इसको पढ़ा चाणक्य का स्टेटमेंट को, तो मैं थोड़ा और रिसर्च किया, अपने बाकी सीढ़ियों से डिस्कस किया कि ऐसा करते हैं कि हम खुद मछली बन जाते हैं और तालाब में चले जाते हैं, और तालाब को घूमना भी है, हमको काम भी करना है, तो मुझको ऑब्जर्व करना है कि मैं जाने अनजाने में क्या ऐसा पॉसिबल है कि जाने अनजाने में थोड़ा चाहे कम हम पानी ना पी पाए। वो तभी पॉसिबल है जब वो मछली अंदर से बाहर निकल करके बैठ जाए। मैं आपको यही बोलने आया हूं, काम करिए, डरिए मत, मछली बनिए, पानी में खो जाइए। वही मछली जो बाहर निकल के बैठेगी, जो निकम्मा होगा वही है जो कि कुछ नहीं करेगा, तो वही है जो कि हाँ ठीक है इसमें करके। ये और खराब है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो काम नहीं करता है वो और खराब है। आपको हर ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे कुछ जो काम कुछ नहीं करते हैं, वो पता नहीं कैसे रात में जाके घर पे सोते हैं, तो काम न करना और खराब है वो। यदि हम सपना देख रहे हैं विकसित भारत का, बिना कोल इंडिया का विकास नहीं होने वाला है, तो आप काम कीजिए। अब मैंने इसको निकला तो बताया कि ऐसा करते हैं, सब लोगों को मैंने बिजनेस वालों को बताया कि तुम ऐसे मछली की तलाश में रहो जो केवल पानी पीती है, तुम ऐसे मछली की तलाश में रहो जो हमारे तालाब को गंदा करते हुए है। और आपको बताते हुए मुझको शर्म आ रही है कि इंडिया का सारे ऑर्गेनाइजेशन में 2 से 3% लोग ऐसे हैं जो या तो खाली पानी पीते हैं या चाहे तालाब को गंदा कर देते हैं। रोड पे जाइए, आपको इक्का दुक्का व्हीकल जरूर मिल जाएगा जो रफ ड्राइव करेगा। अब पुलिस वाला क्या करेगा, उसको पकड़ के बाहर कर देगा। तब यदि नॉर्मल कोई ड्राइव चला रहा है तब बोले कि नहीं, ये तो पुलिस वाला हमको रोकने के लिए बैठा हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है। वो अपना ड्यूटी कर रहा है, वो नहीं रहेगा तो ऐसे लोग रहेंगे। यदि विजिलेंस डिपार्टमेंट नहीं रहेगा तो वो जो 2-3% हैं वो और बढ़ते जाएंगे, और उनको ऐसे मछली को तालाब से निकाल करके ऐसे जो उसको बिल्कुल ही बाहर फेंकना है, नहीं तो हमारे तालाब को गंदा करेगा, हमारा कंपनी को गंदा करेगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन को गंदा करेगा। इसको हम बताने आए हैं कि इस तरह का बिजनेस का रोल है, आप निभाइए। दूसरा माइंड ब्लॉकेट बना हुआ है क्या कि विजिलेंस वाले वही काम रोकेंगे। तो जब मैं कोल इंडिया में ज्वाइन किया तो एक कोट बनाया कि मैं बोल रहा हूं कि आप काम कीजिए, बोल्ड डिसीजन लीजिए, आपका बगल में एक और ब्रदर है विजिलेंस वाला, पैर जलेगा, आग पे चलिए, पैर जलेगा तो आपको मलहम लगाएगा। तो मैं आपको एक ब्लॉकेट हटाना चाहता हूं कि विजिलेंस वाले आपके एंटी हैं। तो मैं कोट बनाया था, आप नोट कर सकते हैं, विजिलेंस इज बाय यू, विजिलेंस इज फॉर यू, विजिलेंस इज विथ यू ऑलवेज। विजिलेंस इज बाय यू, विजिलेंस इज फॉर यू, विजिलेंस इज विथ यू ऑलवेज। आप काम कीजिए, आपके साथ विजिलेंस डिपार्टमेंट है। आप काम करने में गलतियां होंगी, जाने अनजाने में पानी पिएंगे, उसमें कोई गड़बड़, कोई डरने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा मछली मत बनिए कि जो तालाब छोड़कर के बाहर किनारे पर बाहर निकल कर बैठे। एक गोलैब सर्वे हुआ था, उसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था 63% ऐसे होते हैं जो 9 से 5 ड्यूटी करके चले जाते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं होता उनका।
24% ऐसे होते हैं जो कुछ ना काम करेंगे या ना करने देंगे, उसी में करप्ट वाले भी आते हैं। तो 24% ऐसे होते हैं जो ना काम करेंगे ना काम करने देंगे। 13% ऐसे होते हैं जिनके लिए दिन रात कंपनी ही सब कुछ है, उनके लिए कंपनी ही सब कुछ है, दिन रात खाली कंपनी के बारे में सोचेंगे, कंपनी की ही बात करेंगे, कंपनी का ही करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा रिसर्च किया और अपने लाइफ का एक टारगेट बनाया परिवर्तन करने के लिए, और ये मिशन बनाया कि वो 24% वाले को हम अटैक करें, जो ऐसे हैं जो काम न करेंगे न करने देंगे। उनमें से 1% को भी हम निकालें, शायद हम उसको 30 में नहीं ला पाएंगे, लेकिन वो 24 से यदि हम 63 में भी पहुंचा देते हैं उनको, तो भी मेरा मकसद पूरा है। तो इस मिशन से काम करें कि हम अपने कलीग को गाइड करेंगे, अपने गलती नहीं करेंगे और इस तरह से काम करेंगे। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप लोग काम कीजिए। एक मैं कहीं पढ़ा था, रूल्स आर देयर टू वर्क नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट। ये रूल जो बना हुआ है ना, काम करने के लिए बना हुआ है, कानून बनाने के लिए नहीं बना हुआ है। तो वर्किंग कल्चर का, अपना वर्किंग एनवायरनमेंट को हमको बढ़ाना है। पीडीपी कंप्लेंट को यूज कीजिए। दूसरा एक और है कि जब आप विजिलेंस ऑफिसर की तरह रोल करेंगे तो जो मोटी चमड़ी वाले हैं वो आपको अपोज करेंगे। ऐसे केस में आपको पीडीपी का यूज करना पड़ेगा, और जो ऐसे होते हैं ना, उनको बहुत कम सुनाई पड़ता है, उनको जोर से झकझोरना पड़ता है, क्योंकि आप सोए हुए को जगा सकते हैं, जगे हुए को नहीं जगा सकते हैं। वो कसम खा लिया है कि कुछ बात कुछ भी हो, तुमको क्या मतलब है, तुम तो विजिलेंस ऑफिसर नहीं हुए थे, तो ऐसे में पीडीपी का इंजेक्शन देना है और आपको लगे रहना है। मैं आपको यहाँ पर ये भी बोलने आया हूँ कि चुप नहीं बैठना है, शोर मचाना है, चाहे वो जैसे भी करे। मैं कहीं पढ़ा था, कोई मैसेज मुझको किया था कि आज का भ्रष्टाचार का, आज का सिचुएशन के हिसाब से देख करके लगता है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध में कुछ बोलता हूँ तो थोड़ा सहम के बोलता हूँ, मुंह के ऊपर हाथ रख लेता हूँ तब बोलता हूँ, डर लगता है। फिर ये भी सोचता हूँ कि यदि हम आज नहीं बोलेंगे कुछ, तो आने वाली पीढ़ियाँ मुझको बोलेगी कि तो मतलब डरपोक है, मुझ पर ब्लेम करेगी। तो मतलब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं बोले, चुप रहें, चाहे वो जो भी हो, तो हम गुनाह कर रहे हैं। क्योंकि चुप रहना अच्छी बात नहीं होती है, और बोलते रहना वो सबूत है कि तुम जिंदा हो। जो जिंदा है वही तो बोल सकता है। दूसरा, यदि सन्नाटा है, कहीं कुछ भी अन्याय होने दो, हम चुपचाप रहेंगे। यदि सन्नाटा है तो वो भी बदसुगनी का निशान देता है। वो शोले पिक्चर में था ना, एक गब्बर सिंह किसी के इकलौते बेटे को मार देता है, तो वहाँ आता है कि इतनी सन्नाटा क्यों है भाई। मतलब उसके बेटे को जो मार देता है, जब सिचुएशन खराब रहता है तो सन्नाटा रहता है। कई बार ये होता है कि हम क्यों बोलने जाए, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हम कुछ बोलेंगे तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। उसी पर एक हमको कविता मिला था। मैं पीडीपी के प्रचार प्रसार में लास्ट ईयर इसका मैंने यूज किया था काफ़ी, और आज वाणी में आपको मैं ये अपील करते हुए बोलना चाहता हूँ कि यू आर विजिलेंस ऑफिसर, मैं ये कविता सुनाना चाहता हूँ। अजय, ये इसको मतलब मीनिंग इसका बहुत डीप तक है। धीमे धीमे क्या कहता है शोर मचा, धीमे धीमे क्या कहता है शोर मचा, ये हाकिम ऊंचा सुनता है शोर मचा, ये हाकिम ऊंचा सुनता है शोर मचा। यानी मोटी चमड़ी वाले ऐसे नहीं सुधरने वाले हैं। धीमे धीमे क्या कहता है शोर मचा, ये हाकिम ऊंचा सुनता है शोर मचा।
गूंगों में रहकर गूंगा हो जाएगा, गूंगों में रहकर गूंगा हो जाएगा। तू तो शोर मचा सकता है, शोर मचा, तू तो शोर मचा सकता है, शोर मचा। खामोशी बदशगुनी लेकर आती है, खामोशी बदशगुनी लेकर आती है। शोर बड़ा अच्छा होता है, शोर मचा। बोल नहीं सकते हैं वो सब मुर्दा है, बोल नहीं सकते हैं वो सब मुर्दा है। तू बतला दे तू जिंदा है, शोर मचा, शोर मचा। जेहन तो बोलेगा चुप रहना ही बेहतर है। परिस्थितियां ऐसी हैं, जेहन तो बोलेगा चुप रहना ही बेहतर है। पर तू वो कर जो दिल कहता है, शोर मचा। तू वो कर जो दिल कहता है, शोर मचा। एक तीसरा चीज हम आपको बताने आए हैं कि भारत के सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, हमारा कोल इंडिया के कल्चर में हमको आपको एक ऐसा कल्चर डेवलप करना है। ऑनरेबल पीएम का आप स्पीच सुनिएगा इस बार 15 अगस्त का, उसमें उन्होंने बोला है कि भ्रष्टों का महिमा मंडल नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको यहाँ से आह्वान करना चाहता हूँ कि हम अपने सोसाइटी से, अपने ऑफिस से, अपने कंपनी से यदि कोई भ्रष्ट है तो उसको हम लोग डिसरेस्पेक्ट करना शुरू करें। जो ऑनेस्ट है उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। कोई गलत माध्यम से कुछ गलत कर रहा है और उसको हम तारीफ कर रहे हैं तो ये नहीं हमको एक्सेप्ट करना है। एक मैं कहीं पढ़ा था कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ किंग। यहाँ हर आदमी किंग है, कोई अपने छोटे डिपार्टमेंट का किंग है, कोई बड़े डिपार्टमेंट का किंग है, कोई एरिया का किंग है, कोई बिजनेस डिपार्टमेंट का किंग है, चाहे जैसे भी है। यहाँ एन नंबर ऑफ किंग बैठे हुए हैं। किंग का डिफिनेशन होता है राजा अपने प्रजा का टाइम टू टाइम चेक करता रहना चाहिए, टेस्ट करता रहना चाहिए। जो उसके प्रजा है उसको टेस्ट करता रहना चाहिए। जो अच्छा है उसको अवार्ड देता रहना चाहिए, और जो खराब है, जो बुरा है, जो कमजोर है, जो भ्रष्ट है, उसको गाइड करना चाहिए, पनिशमेंट करना चाहिए, काउंसल करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। ये समय समय करते रहना है, अच्छा और बुरा को डिफ्रेंशिएट करते रहना है, तभी हमारे बुरे लोगों की कमी होगी, अच्छे लोगों पर प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें जब करप्ट वालों की बात आती है तो वहाँ पर बिजनेस डिपार्टमेंट हम लोग रहते हैं, और बाकी जो नकारा लोग होते हैं, निकम्मे लोग होते हैं, उनके लिए हम लोग HR डिपार्टमेंट का जो डिसिप्लिनरी रूल ये सब करते हैं। तो ये काम करते रहना, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ किंग ऑफ किंग। तो उसमें बताया गया था कि आप अच्छों को अवार्ड कीजिए और जो कमजोर हैं, खराब हैं, उनको कंट्रोल कीजिए। ये टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, ये किंग का ड्यूटी बनता है। तो वैसे ही हमारे सोसाइटी में जो करप्ट है, एक बिजनेस में होता है एग्रीड लिस्ट और ODI लिस्ट और एग्रीड लिस्ट। वो डिक्लेयर्ड जो करप्ट है उसका नाम उसमें रहता है, दैट लिस्ट, दैट दोज पर्सन नेम लिस्टेड इन दिस। मैंने चेयरमैन साहब बताया कि तो डिक्लेयर्ड करप्ट है, इसको तो आइसोलेट कीजिए। ही शुड नॉट वर्क ऑन सेंसिटिव पोस्ट। जो आदमी खूनी है, जो आदमी दागी है, उसके साथ हम बैठ के किसी साइन करेंगे, अपने तो जाएगा ही, हमको भी ले जाएगा वो। आपके कंपनी में जितने लोग भ्रष्ट हैं, डिक्लेयर्ड भ्रष्ट हैं, मैं पिछले 10 दिन के अंदर हम लोग सारे ऐसे लोगों को सेंसिटिव पोस्ट हटाए हैं पूरे ब्रांच PCIL। तो हम लोगों ने ऐसे लोगों को फील कराया कि तुमने ऐसा गलती किया है, इसलिए यू हैव बीन आइसोलेटेड। उसी तरह से हमारा कलीग हमारी कंपनी को बदनाम कर रहा है, हम तो एक कलीग उसको तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको रोकेंगे, टोकेंगे, हम हमेशा टोकते रहेंगे। तो हमारा ये काम है कि ऐसे लोगों को डिसरेस्पेक्ट करना है। इवन मैं रेलवे में बिजनेस में था, एक हमारे सुपर बॉस कुछ करके चले गए, जा करके कहीं अपना मेट्रो शहर में घर बनवाए। मैं लेटर उनको अलग तरह का इन्वेलप, लाल रंग का स्पेशली इन्वेलप बनवाया, रेड इन्वेलप बनवाया, और उसको उनको लेटर भेजा था रजिस्ट्री पोस्ट से, ताकि पोस्टमैन से लेकर के कॉलोनी वाले सबको पता चल सके कि ये आदमी का लाल इन्वेलप आता है, जरूर कुछ गड़बड़ है।
और जब हम कुछ आदमी को भेजे तो वहाँ जाके पूछताछ कर लिया सब कि हम रेलवे से आए हैं विजिलेंस से और ये साहब का घर कहाँ है। पता था घर ही है, लेकिन पूछता था आजू बाजू में। धीरे धीरे लीक हो गया। उन लोग उनको लखनऊ में बसे थे, लखनऊ छोड़ करके बॉम्बे जाना पड़ गया। मतलब हो गया कि ये होता है, बदनामी का ये डर होता है। लेकिन हमारा सोसाइटी क्या बोलता है, अरे पैसा कमाया है, बहुत अच्छा कमाया है। इस मेंटलिटी को तोड़ने के लिए मैं आया हूँ। मैं आपको बोलने आया हूँ कि ऐसे लोगों का महिमा मंडल नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कंपेयर करता हूँ रामायण के इस अध्याय से। रामायण में भगवान श्री राम के दो भक्त थे, एक थे हनुमान जी और एक थे विभीषण। दो भक्त थे उनके, दोनों ही फेमस भक्त थे। लंका विजय में दोनों का योगदान था। ऐसा नहीं था कि लंका विजय में किसी का कम हो। हमारे कंपनी के प्रोडक्शन में जो ईमानदार है उसका तो कंट्रीब्यूशन रहता ही रहता है, जो भ्रष्ट है उसका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर रहता है। लेकिन देखिएगा कि भारत के सोसाइटी में हर गली चौराहे पे, हर मोहल्ले में हनुमान जी की पूजा की जाती है, लेकिन विभीषण की पूजा नहीं की जाती है। जानते हैं क्यों? आपके कंपनी में भी ऐसे बहुत विभीषण मिल जाएंगे जो वास्तव वाला विभीषण है, बाकी भी विभीषण मिल जाएंगे। हमको कोई बता रहा था कि हम किसी ट्रेनिंग में कहीं भेजे, वहां जाके कोल इंडिया की शिकायत करने लगा। कंपनी में आप कहीं जा रहे हैं ट्रेनिंग में, वहां बाकी जनता से कोल इंडिया की शिकायत करने लगिएगा। कहाँ शिकायत, कहाँ कमी, कहाँ नहीं है। अरे माय डियर फ्रेंड, यदि कुछ कमी है तो आप सिस्टम से टकराइए, बाकी ढोल क्यों पिट रहे हो बाहर में। यदि आपको खराब दिख रहा है तो यहाँ रहते हुए उसको ठीक कीजिए। हर आदमी को अपने कंपनी में कुछ अच्छाई भी दिखता है, कुछ बुराई दिखता है। मैं क्लास 6-7 में पढ़ता था तो चाय की दुकान वाले में लिखा हुआ था कि मिठाई अच्छी हो तो हमको बताइए, मिठाई अच्छी हो तो गांव वालों को, दूसरे को बताइए, मिठाई खराब है तो हमको बताइए। उससे हमको बहुत शिक्षा मिला। यदि कुछ खराब है तो हमको बताइए, अच्छा है तो दुनिया को बताइए। ये बात मैं अपने बिजनेस ऑफिसर को बताता हूँ। जब भी इस तरह का प्रोग्राम करो, फंक्शन करो, खूब हंगामा करो, सोशल मीडिया से लेकर के, न्यूज़ से लेकर के, हर जगह से। और जब किसी को टाइट करना हो, चार्जशीट देना हो तो टॉप कॉन्फिडेंशियल रखो। मतलब कितने चार्जशीट हम लोग दे दिए यहाँ तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन किसी को भले नहीं लगता है। इवन जिसको चार्जशीट मिलता है ना, वो किसी को नहीं बताता है, अपने घर परिवार में नहीं बताता, पता है कि नहीं, चुपके से रिप्लाई करके जमा कर देता है। मतलब है, इसमें दम है। आपको आप बदनाम हो जाएंगे, आपको सोशली बाइकाट कर दिया जाएगा, एक बहुत बड़ा दम है। तो विभीषण की पूजा क्यों नहीं की जाती है? उसका एकमात्र कारण था। एक कविता में कहीं पढ़ा था कि विभीषण राम जी के भक्त थे, ये जानते सब हैं। विभीषण राम जी के भक्त थे, ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता, उसे पूजा नहीं जाता। हम लोग रामायण से सीखते आ रहे हैं कि किसको पूजा करना है, किसको नहीं पूजा करना है। क्यों नहीं अपने कंपनी में, अपने सोसाइटी में इसको इम्प्लीमेंट करें। ऑनरेबल पीएम ने जब लाल किला से आह्वान किया, इसको हमको सोचना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपना देश में, अपने कंपनी में करप्शन की माहौल क्रिएट कर पाएंगे। एक और दूसरा एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ। 1984 में भोपाल में बहुत बड़ा गैस ट्रेजेडी हुआ था। अराउंड 4000 लोग मारे गए थे। वो जो गैस, वो जो फैक्ट्री थी, वो अमेरिकन कंपनी की थी। वो गैस लीकेज में अमेरिका, घटना के 4-5 दिन के बाद अमेरिका से उसका मालिक अपना कंपनी देखने आया। सीबीआई वाले उसको अरेस्ट कर लिए। सीबीआई वाले, वारेन एंडरसन नाम था उनका, वारेन एंडरसन को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। लेकिन उनको कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ गया, जो भी सिचुएशन रही होगी, इंडिया वालों ने वारेन एंडरसन को छोड़ दिया। उस पचड़े में नहीं जाएंगे, लेकिन उनको इंडिया को छोड़ना पड़ा या छोड़ दिया। वारेन एंडरसन चले गए अमेरिका।
2014 में मरे, अभी एक्सपायर किए। उनका कहीं पढ़ रहा था, पता है जो आदमी 4000 लोगों को मार के गया इंडियन को, अमेरिकन ने उसको बाइकाट कर दिया था। उस आदमी का अमेरिका, उनके घर परिवार वाले बाइकाट कर दिए। उनके डेथ होने के बाद उसका डेड बॉडी लेने के लिए भी आया। तो अमेरिकन जानते थे किसको बाइकाट करना है, किसको लाना है। माय डियर फ्रेंड, जो करप्ट है, जो काम नहीं कर रहा है, जो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, कंपनी को पॉल्यूट कर रहा है, ऐसे लोगों को या तो बाइकाट कीजिए चाहे ट्रांसफॉर्म कीजिए। हम लोग ट्रांसफॉर्म करने के रखते हैं, चार्जशीट देते हैं, सुधर जाएगा, फिर नहीं सुधरता, फिर चार्जशीट खाता है। कुछ ऐसे भी है, हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, 3 साल या 5 साल उसको सेंसिटिव पोस्ट से बाहर कर देते हैं ताकि और सुधार हो गया होगा। तो इसलिए हम आए हैं बताने के लिए कि डिसरेस्पेक्ट करप्ट। चौथा मैं ये बोलने आया हूँ कि अब कोल इंडिया इतना अच्छा हो चुका है कि हम कोल इंडिया को अब ब्रांडेड कंपनी बनाने के बारे में सोचें। ऑनरेबल पीएम प्रसाद जी अपने चेयरमैन साहब का स्पीच सुनिएगा आप लोग, 26 जनवरी का। लास्ट में सर बोल रहे हैं कि कोल इंडिया को न केवल मूल्यवान कंपनी बल्कि मूल्यों पर आधारित कंपनी बनाना है। इसको फिर मैं अपना 150 ऑफिसर के साथ डिस्कस किया कि ये मीनिंग क्या होता है, मूल्यवान कंपनी और मूल्यों पर आधारित कंपनी का इसका मतलब क्या होता है। तो हमको 3 शब्द मिला, एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस और एक सक्सेस। ग्रोथ का मतलब हो गया कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, शेयर प्राइस बढ़ रहा है, हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, विदेश में जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। मटेरियलिस्टिक ग्रोथ इज कॉल्ड ग्रोथ। सेकेंड होता है प्रोग्रेस। उस ग्रोथ में यदि आप इथिक्स डाल दीजिए, डिसिप्लिन डाल दीजिए, ऑनेस्टी डाल दीजिए, नॉर्म्स डाल दीजिए, रूल डाल दीजिए, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस। बीइंग सीबीओ CIL मैं ये बोल सकता हूं कि कोल इंडिया इज प्रोग्रेसिंग वेल। मतलब अभी भी बहुत काम करना बाकी है, यानी हमारे पास रूल है, हमारे पास SOP है, हमारे पास डिसिप्लिन है, हमारे पास ऐसे ब्राइट ऑफिसर्स हैं, ऑनेस्टी भी काफ़ी हद तक है, 1-2% है, उनको कंट्रोल कर रहे हैं। हर तरह से हम प्रोग्रेसिंग, कोल इंडिया इज प्रोग्रेसिंग वेल। अब आता है चेयरमैन साहब का स्पीच मूल्यवान कंपनी का, सक्सेसफुल कंपनी। ग्रोथ, प्रोग्रेस और नाउ सक्सेस। इस प्रोग्रेस में आप ह्यूमैनिटी जोड़ दीजिए, स्पिरिचुअलिटी जोड़ दीजिए और साथ में मोरल वैल्यू जोड़ दीजिए, तो हम कहलाएंगे सक्सेसफुल कंपनी। यानी कोल इंडिया को एक सक्सेसफुल कंपनी बनाना है। यानी अब ह्यूमैनिटी जो देखिएगा, हम लोग वीकर सेक्शन के लिए कोचिंग पे पढ़ने के लिए पैसा देते हैं। कोविड में जो इफेक्टेड है, हम यहाँ पर कहीं देख रहा था मैं सोशल मीडिया में, कोविड में इफेक्टेड अपने लोकल लोगों को हमने काफ़ी सेवा किया था, बहुत हेल्प किया था। दैट इज ह्यूमैनिटी, मानवता। हम CSR से बहुत सारा ऐसा काम करते हैं। मोरल वैल्यूज का कोल इंडिया में मोरल वैल्यूज का हमारा हो कि अपने आप की एम्पैथी क्या है, सिंपैथी क्या है, इसको जो लोग काम करें। लेकिन एक और मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, कभी भी कॉर्पोरेट एथिक्स को नीचे नहीं करना है। मोरल वैल्यू पर के ऊपर हमेशा कॉर्पोरेट एथिक्स होता है। मोरल वैल्यूज मतलब हम किसी गरीब को चाहे किसी को देख लिए, हमारा मोरल अलाउ करता है, बोल रहा है कि इसको कुछ हम हेल्प कर देते, और इथिक्स बोलता है कि रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जाना है, तो रूल को वायलेट करके कभी किसी ऐसे आदमी को हेल्प मत, कभी भी ऐसा काम मत कीजिए जहाँ पर रूल का वायलेशन हो रहा हो। इथिक्स और मोरल में ये अंतर है। वो जो बॉम्बे में जो कांड हुआ था, आतंकवादी का हमला हुआ था, इसमें कसाब को हमारे लोगों ने जिंदा पकड़ लिया था। वो एक वीर सिपाही शहीद भी हो गए थे। कसाब का जो कोर्ट में
वकील था, एडवोकेट था, वो इंडियन था। उसका इथिक्स बोलता है कि हम एडवोकेट हैं, तो हमारा इथिक्स बोलता है कि हमारे क्लाइंट को जिताना है, भले वो दोषी है चाहे निर्दोष है, हमको उसके लिए आर्ग्यू करना है, बहस करना है, उसका इथिक्स बोलता है। लेकिन वो इंडियन को बहुत मारा था, बहुत सिखाया था, लेकिन उसका मोरल गवाह, आत्मा उसकी गवाही नहीं दे रही थी कि उसके लिए लड़ूं मैं। लेकिन वो अपने जगह पर सही था, उसके साथ लड़ रहा है तो अपना इथिकल रूप से था। वैसे ही यदि हमारा कोल इंडिया में यहाँ पर कोई टेंडर डाल दिया, गरीब आदमी है, कोई टेंडर डाल दिया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हम रूल को वायलेट करके उसको टेंडर दे दिए, ऐसा कभी नहीं करना है। इथिक्स, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट इथिक्स, जो रूल हमारा है, हम सब सरकारी आदमी रूल से बाइंड अप होते हैं, हम और कुछ हेल्प नहीं कर सकते। बाकी कुछ अपना पर्सनल लेवल में हेल्प करना करते रहिए, लेकिन आप कॉर्पोरेट इथिक्स कंपनी की तरफ से नहीं बोलते। मैं बोलता हूँ, इफ देयर इज फ्लेवर ऑफ फेवर, इफ देयर इज फ्लेवर ऑफ फेवर, दैट इज नॉट इथिकल डिसीजन। तो आपको मैं बोलता हूँ, काम कीजिए, डिसीजन लीजिए, लेकिन वो डिसीजन इथिकल होना चाहिए। ब्रांडिंग की जब बात आती है तो हम आते हैं कि डिले, सबसे बड़ा करप्शन का जड़ है डिले। हमारे पास सामने इतने किंग बैठे हुए हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, कहीं पर भी कोई डिले हो रहा है, मतलब समझ लीजिए कि वो आदमी का इंटेंशन ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं है, वहां कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। डिले ब्रीड्स करप्शन, डिले ब्रीड्स करप्शन। इस पर ध्यान रखिए, यदि कोई भी चाहे टेंडर फाइनल करने में, बिल पेमेंट करने में, सैलरी देने में, क्या प्रमोशन करने में, ट्रांसफर करने में, कहीं कुछ करने में यदि डिले हो रहा है, मतलब समझिए वहाँ खिचड़ी हो रहा है, और ये ब्रांडेड कंपनी का निशानी नहीं है। आप बिजनेस ऑफिसर बनिए, आप रोकिए टोकिए सामने वाले को कितना फाइल डिले क्यों हो रहा है। आपके बॉस के पास डिले फाइल हो रहा है तो आप बोलिए कि सर बहुत दिन हो गया, इसको निकालना है। यदि नीचे वालों के पास हो रहा है तो बोलिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कम एंड डिस्कस। डिसीजन तो लेना है। डिसीजन डिले कर देने से डिसीजन नहीं होता है, पता है कि नहीं? डिले करने से और कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है और लोगों का नज़र भी जाता है। मैं पूरे बिजनेस वालों को ऑर्डर दिया हूँ कि सर्टेन टाइम के बाद यदि डिले होता है तो उस फाइल को उठाओ और उसको बाद में गोली मारना, पहले बुला कर उनको 10 क्वेश्चन पूछो कि क्यों डिले, और उसके बॉस को भी बुला कर पूछो आपको देखते क्यों नहीं। मतलब हम ब्रांडेड कंपनी का सपना देख रहे हैं और लोग फाइल लेकर बैठा हुआ है। इस मंशा से जाना है कि हमको काम करने आए हैं, कहीं डिले नहीं होना चाहिए। आईटी का भरपूर यूज करना है, आईटी का जमाना आ गया। और WCL में वानी इलाके के लिए मैं बोलना चाहूँगा, आईटी का जितना यूज कर रहे हैं, वास्तव में दुनिया वालों को बहुत पता है कि WCL इज ए लीडिंग रोल इन आईटी इनिशिएटिव। तो कृपया करके आईटी जो साइबर सिक्योरिटी है, साइबर क्राइम के ज़माने में साइबर सिक्योरिटी पर काम करना है। हमको अपना इंस्टॉलेशन कंप्यूटर्स पे को प्रोटेक्ट करके रखना है, तो पता नहीं कब कौन साइबर अटैक कर देगा और हमारा सारा चीज चौपट हो जाएगा। तो उनकी भी नज़र होती है, तो हमको इस डायरेक्शन में जाना है, तब हम ब्रांडेड कंपनी हो पाएगी। जमाने के हिसाब हमको चलना है। हम आज के डेट में कोल इंडिया में नॉट ए सिंगल कोल पीस बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड मैनुअली, हम लोग फुल्ली मैकेनाइज्ड हो चुके हैं। और जिस तरह से डिजिटल में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग कुछ दिन के बाद फुल्ली डिजिटाइज हो जाएंगे। मतलब हम प्रोग्रेस, वी आर प्रोग्रेसिंग, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेस। जो भी लेटेस्ट सिस्टम है उसको हम यूज कर रहे हैं। ये जो थीम था ट्रेनिंग का कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, जब चेयरमैन CIL इसको किसी IT में बोल रहे थे, उन्होंने और बोला कि इवन जो लेटेस्ट हमारा सिस्टम आ रहा है उसके बारे में हमारे कोल इंडियन को पता नहीं रहेगा, ये भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बोला कि अनअवेयरनेस ऑफ सिस्टम इज नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब अभी DG यात्रा का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि DG यात्रा आया है, हम लोग को पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले उन्होंने डाउनलोड कर लिया, उसका यूज करके एयरपोर्ट पर जल्दी पहुँच गए, बहुत खुशी हुई। उस सिस्टम को उन्होंने यूज किया। ऐसे ही यदि हम IT इनिशिएटिव को कोल सेक्टर में ला सकते हैं, जो उसके एक्सपर्ट एक बैठे हुए हमारे पास, उस सिस्टम से वो अनअवेयर हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। जो IT के हमारे जो यहाँ पर
टैलेंटेड लोग हैं वो इस डायरेक्शन में देखें हम और कितना अच्छे से कर सकते हैं। हमारे पास CMPTI है, उसका यूज करें। जब हम ब्रांडेड कंपनी के सपना देख रहे हैं तो हमको इस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। ब्रांडिंग में हम एक और देखें कि जहाँ पर मानव से मानव का संयोग होता है वहाँ करप्शन शुरू हो जाता है। जहाँ कॉन्ट्रैक्टर आपके पास आना शुरू हुआ, हम लोग छोटे छोटे टेंडर करते हैं तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर आता है, ज़्यादा लोग से इंस्ट्रक्शन होता है। वो आदमी आपके पास आएगा, आपसे पता नहीं क्या बात करेगा, बाहर जाके खूब बदनामी करेगा। तो हम लोग नंबर ऑफ टेंडर ज़्यादा होगा तो डिले भी होगा। तो हम ये बोलने आए हैं कि डिले अवॉइड करना है, लोगों का पब्लिक कॉन्टैक्ट अवॉइड करना है। सारा टेंडर हम मैनुअल, कोई टेंडर मैनुअल करे ही नहीं। आज के ज़माने में यदि कोई मैनुअल टेंडर कर रहा है मतलब कि उसका इंटेंशन ठीक नहीं है। तो हम बड़े टेंडर करें, नंबर ऑफ टेंडर कम करें तो नंबर ऑफ पीपल कम इंस्ट्रक्शन होगा, कम होगा तो हमारा करप्शन की भी स्कोप खत्म हो जाएगा। तीसरा, सिस्टम बना दें। हम लोग IT का यूज करके कल लास्ट वीक में ही अजय ने बहुत अच्छा काम किया कि सिस्टम ऑनलाइन आप देख सकते हैं रोटेशनल ट्रांसफर के लिए कौन कौन आदमी कितने साल से कहाँ पोस्टेड, कौन कौन से सेंसिटिव पोस्ट है, कौन आदमी 10 साल से है, कौन आदमी 15 साल से है, उसको 3 साल या 5 साल में रोटेट करना है। नहीं रोटेट हुआ तो आप पूछ सकते हैं, यू आर ए विजिलेंस ऑफिसर। कोई ऑफिसर 10 साल से एक पोस्ट पर पड़ा क्यों है भाई? यदि रोटेशनल ट्रांसफर नहीं हो रहा है मतलब वो आदमी वहाँ बैठ करके कुछ कचरा करता रहेगा। कोल इंडिया में हमको दो केसेज, बहुत बड़े बड़े केसेज दिखे जहाँ पर हमको केवल FIR करना पड़ गया, केस को CBI को देना पड़ गया। वो दोनों केस ऐसा था कि उसी पोस्ट पर 14 साल से एक आदमी 13 साल से पोस्टेड था। जब वो ट्रांसफर हुआ या प्रमोशन हुआ चाहे रिटायर हुआ तब वहाँ पर एक्सपोज हुआ। जब नया आदमी ज्वाइन किया देखा करिए तो चिप सिस्टम का पता नहीं क्या IT सिस्टम का यूज करता था वो। तो नया आदमी जब ज्वाइन किया तब जाके पोल खोल हुआ, ये आदमी ऐसे जकड़ के रखा हुआ था। अब भाई जी हमेशा हम लोग के दिमाग में रहता क्या है कि अच्छा यार 10 साल से ढक के रखा है वो, यहाँ छेड़ेंगे तो वो बदबू आना शुरू हो जाएगा। मैनेजमेंट, मैं भी मैनेजमेंट में काम किया चुका हूँ, हमेशा मैनेजमेंट के यार अच्छा खासा संभाला हुआ है यार, नेता को भी संभाला हुआ है, इलाका भी संभाला हुआ है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं चेयरमैन साहब बताया वो चादर बिछा करके ढक करके रखा हुआ ताकि बदबू ना आए, आप उसको हटाना नहीं चाहते हैं तो मेरी बात मानिए, वो आज बदबू के चलते आप नहीं हटा रहे हैं, 2 दिन बाद देखिएगा वो कैंसर बन जाएगा। यदि आपको घाव है आप उसको नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो कैंसर बन जाएगा, और जब कैंसर बनेगा तो सबको लेके जाएगा, ऊपर से नीचे तक सब जाएगा। उसके एग्जाम्पल भी हुआ, बहुत सारे CBI केसेज हुए। मतलब हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आइए हम अपनी कंपनी को ब्रांडिंग की तरफ लेके जाएँ, ये महोदय कुछ कारनामे कर लेते हैं लोग, CBI पकड़ के ले जाती है और कितनी बदनामी होती है हमारी। तो मैं आपको ये बोलने आया हूँ, हर आदमी अपने आप फील्ड का एक्सपर्ट है। यदि कहीं पर भी कोई CBI वाला केस आता है जो उसका कारण उसको एनालाइज कीजिए, एनालाइज करके देखिए कि क्यों उसको क्या वो गलती किया था CBI पकड़ के लेगी और हम अपने आप उसको फुल प्रूफ करें। एक ऐसा केस आया था कि जमीन हमारे भी लैंड का हम लोग बहुत यहाँ पर एक्वायर कर रहे हैं, लैंड के बदले जॉब दे रहे हैं, लैंड के बदले में जो उसका घर को स्थापित करते हैं उसके लिए पैसा देना होता है। कुछ 2 लाख वाला छोटा सा कोई रूम था, उसको हमारे मिस्टर XYZ ने उसको 12 लाख कर दिया, बोला 6 लाख हमको दे दो। और उसको ट्विस्ट कर रहा था, वो बोलता था हम 6 लाख कहाँ से लाएंगे, हमको पैसा देगा, तुमको देंगे, चाहे जो भी बात हुई होगी। वो CBI को रिपोर्ट कर दिया। ये सारा चीज़ें जब CBI वाले रिपोर्ट ट्रैक किए तो उसको पैसा जो भी उसको ट्रैप करके ले गया, तब पता चला कि नहीं उसको तो मतलब बताते हुए उनको दुख हो रहा है कि वह एग्री लिस्ट में था, उसको पोस्टिंग कैसे किया गया, हम तो उस पर पीछे पड़े हुए। यदि वो आदमी एग्री लिस्ट में है, वो आदमी डिक्लेयर्ड है कि ये करप्ट, उसका आप सेंसिटिव पोस्टिंग कैसे कर दिए? तो कहने मतलब है कि अब हम उसका एनालाइज करें, हम अपने यहाँ देखें कि ऐसा सिस्टम है कि नहीं, SOP है कि नहीं, उस हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं। तो हमको इस तरह से काम करना पड़ेगा तब हम जाए काम करें। तो हमारा कंपनी का कैसे एक हम लोग इस साल लास्ट ईयर बिजनेस अवेयरनेस वीक में 2 बड़ा काम किए थे। एक ऑनरेबल CBC को कोल इंडिया हेडक्वार्टर में बुला के लाए थे और एक जो जनरल VP मलिक हैं
जो थे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कारगिल वार के समय में, जो इंडियन आर्मी को लीड किए थे, और हम लोग पाकिस्तान को बढ़िया से धूल चटाए थे। मैंने चेयरमैन साहब बोला कि सर ही इज विनर, उनको बुलाएंगे, वो जब बोलेगा ना तो नेचुरल आएगा सामने। तो उनको भी हम लोग बुलाए थे। उन्होंने बोला था नाम नमक निशान, नाम नमक निशान, ये आर्मी वालों का कोड वर्ड है। यानी उसका मतलब हो गया कि मैं अभी रेलवे छोड़ के कोल इंडिया में आया हूँ, मैं कोल इंडिया का नमक खा रहा हूँ। आज के डेट में मुझको वो सारा काम करना है कि कोल इंडिया का नाम, नमक और निशान, नाम ऊंचा होता रहे, नमक का कीमत उतना करता रहूं, और इसका निशान कोल इंडिया का झंडा, कोल इंडिया के लोगों को मुंह पर लेके जाए। तो वैसे ही आप कोल इंडिया जब ज्वाइन किए हैं तो हमेशा अपने कंपनी के लिए, आप अपने एरिया के लिए, अपने माइंड के लिए ऐसा काम कीजिए कि वो आपका बेस्ट हो जाए। बानी एरिया का ही नेम क्यों होता है? वो रैंकिंग में जब हुआ, हम लोग पूरा 84 एरिया का जब रैंकिंग किए, बानी क्यों सबसे ऊपर आ रहा है? दिस इज फैक्ट। अजय को बताते हुए पूरा बड़ा गर्व हो रहा था कि सर मेरा आईटी में तो मेरा ही नंबर आएगा। मतलब आपने काम किया। हमेशा ऐसा काम कीजिए कि वहाँ पर आपका कंपनी का नाम, आपका माइंड का नाम, आपका एरिया का नाम, इवन आपका डिपार्टमेंट का नाम। हमको नया नया में ज्वाइन किया था तो हमने कुछ सीबीसी सुबह 8 बजे फ़ोन किए, एक लड़के का 4th रैंक आया था और टोटल 188 लोगों का सिलेक्शन हुआ, उसका नाम गायब था। हमको सुबह 8 बजे जब ऑनरेबल सीबीसी का डायरेक्ट फ़ोन आया मोबाइल में कि योर कोल इंडिया इज लाइक दैट, कि 4th रैंकर को बाहर कर देते हैं आप लोग। ये से कि आपने ऐसे लोगों से बहुत मतलब बोलने हम सोचे कि एक बार चेक करने दीजिए, सबको थोड़ा टाइम दीजिए और मैं आपको 2 बजे तक बताता हूँ। और थोड़ा तो मुझको ऐसा लग रहा है कि कोल इंडिया ऐसा है नहीं, लेकिन आप तक कंप्लेन गया, मैं बोल भी दिया कोल इंडिया ऐसा नहीं है, लेकिन चूँकि आपके पास कंप्लेन गया तो आपको मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता हूँ, लेट मी चेक। तो चेक किया मैं, वास्तव में उसका 4th रैंक था, लेकिन उसमें सर्टेन था कि आप ये डॉक्यूमेंट जमा कीजिए नहीं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब स्क्रूटनी किया गया पता उसने डॉक्यूमेंट जमा ही नहीं किया था तो रिजेक्ट कर दिया था। और उसके बाद मैं क्या सीबीसी को बताया, ये बात मैं घूम घूम सबको बताता हूँ कि मेरा कोल इंडिया इतना अच्छा है कि रूल को देखता है और रूल को फॉलो करता है, जो आया आया, जो नहीं आया नहीं आया, उसमें भाईचारा नहीं देखता है। तो इतना शान से मैं बोल सकता हूँ। ऐसे ही आप अपनी कंपनी को बताइए, क्योंकि उस बाकी हमारी गलतियां होती होंगी कहीं, लेकिन इस मामले में जब आईटी पे सब कुछ हो रहा है, सब कुछ ओपन प्लेटफॉर्म पर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। हम ट्रांसपेरेंसी में काफ़ी हद तक सही हैं। जहाँ किसी को कुछ फेवर करना होता है तो कुछ और बुद्धि लगाता है लोग। मैं हमेशा बोलता हूँ, ये आपको ही खाली नहीं, मैं अपने टॉप बॉस से भी बोलता हूँ। मैं एक बार कभी क्लब में बैठे हुए थे, जब मैं ये कोट बनाया, फ्लेवर ऑफ फेवर देयर दैट इज नॉट एथिकल डिसीजन, तो मैं वहाँ बैठा था, डीपी साहब बगल में बैठे हुए थे और चेयरमैन साहब इधर बैठे हुए थे। तो उन्होंने कुछ इधर कि क्या है क्या है, तो मैं जोर से आवाज़ में बोला तो सर ये, तो उनको भी आश्चर्य लगा कि मतलब ये सही चीज़ है। यदि फ्लेवर भी आ गया फेवरिज्म का तो वो नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी रीजन हो। हाँ, लेकिन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हम वो सारा डिसीजन लेंगे जो हमारे कंपनी के हित में है। यदि हम किसी को यहाँ का एरिया जीएम बना रहे हैं, एरिया जीएम और वानी एरिया आफ्टर सो मेनी थॉट बनता है, क्योंकि वानी ही हमारा WCL का सब कुछ है। चेयरमैन CIL को n नंबर ऑफ इंटरव्यू के बाद, रिगरस इंटरव्यू करने के बाद इसको सेलेक्ट किया जाता है। इवन CBO का सिलेक्शन, हम लोग का जो सिलेक्शन हुआ है उसका बहुत रिगरस है कि पता नहीं क्या 360 और कितना रिसर्च करना पड़ता है, तब जाकर के सिलेक्शन होता है। तो वहाँ पर यदि लगता है कि ही इज कॉम्पिटेंट, वहाँ पर हम कुछ रूल को वायलेट करके भी उसकी पोस्टिंग कर देते हैं, तो उसको हम फ्लेवर वाला वर्ड नहीं बोलेंगे। और इसलिए मैं बोलता हूँ आप डिसीजन लीजिए, कंपनी के हित में डिसीजन लीजिए। हमको बताया कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यार वो हर चीज़ में वो स्लो है, मतलब ही इज नॉट फिट फॉर सच इम्पोर्टेंट पोस्ट, क्योंकि उसको एरिया जब बनाना है तो यहाँ पर बना देते हैं।
तो सिचुएशन आता है, आपको डिसीजन लेना है, आपको दिख रहा है, आपको बताया ना कि 24% वाला भी है, 13% वाले भी है। तो आप तो कभी रिस्क नहीं लेंगे, बीइंग मैनेज एडमिनिस्ट्रेटर आप रिस्क नहीं लेंगे कि 14% वाले को ऐसा कोई काम दे दे कि जो दुबई दे लेकर। वहाँ आपको लेना पड़ेगा, वहाँ पर फ्लेवर और ये वाला सूटेबल नहीं होगा। मतलब हर चीज़ का मीनिंग समझना है कि कहाँ आपको क्या काम करना है। और जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो अभी जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, आप सब लोग देखे होंगे फाइनल, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। 24 बॉल में 24 रन बनाना था, 6 विकेट गिरा था, 6 विकेट बचा हुआ था। फिर था कि उतर गए, 6 विकेट गिरा हुआ है तो हम लोग कैसे बना लेगा 2020 मैच में, सबका मुसीबत। तब बुमराह आया, 1 विकेट लिया वो। उसके बाद वाला जो कैच लिया सूर्य कुमार यादव, उस समय मैं भी मैच देख रहा था, और जब बुमराह ने 1 किया तो मैं बेटा को बोल दिया कब जीत गया। मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ और जो अभी जस्ट ज्वाइन किए उनके साथ खेलता हूँ, उनका स्कोर 16 मेरा 4, और जब मैं गियर चेंज करता हूँ बोलता है कि मैं जीतूंगा, उसका 16 से 17 होता है, मैं 4 से जीत जाता हूँ। तो कहने मतलब कि जब आप गियर चेंज करते हैं तो वहाँ से आदमी का अलग मोमेंटम होता है। जिस तरह से आपका जोश है, आपका जुनून है, मैं चाहता हूँ कि हमारा बानी वाला एक सूर्य कुमार यादव बने। वो ऐसा कैच लगते, वो कैच न केवल मैच को जिताए बल्कि वो कैच पूरा वर्ल्ड कप को जिताए। मैं थोड़ा सा नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि WCL जिस तरह से डाउन में था, तो ऐसा ही कोई सूर्य कुमार यादव आया जो मैच को टर्न कर दिया समवेयर 2017 और 20, और ऐसा डिसीजन लिया, ऐसा कैच लिया जो वास्तव में मैच को टर्न कर दिया। तो आप सूर्य कुमार यादव बनिए कर्म के मामले में। जैसा एक और बोलता हूँ, देखिएगा जब भी भगवान श्री राम को कष्ट होता था ना तो हनुमान जी को याद करते थे। आप ऐसा बनिए कि यदि एरिया जीएम को कुछ काम करता है तो हनुमान आपको याद करेगा। ऐसा बनना पड़ेगा आपको डिलीवर करके दिखाना पड़ेगा। एक और मैंने कोट बनाया था कि जो आदमी काम नहीं करता है, तनख्वाह बिना काम के चोरी के समान है। मैं चोरी शब्द का प्रयोग नहीं करता हूँ, लेकिन सॉरी टू से, तनख्वाह बिना काम के चोरी के समान है। आप कुछ नहीं काम करें, तनख्वाह रहे तो भी आपके लिए वो समझिए कि बेकार है। तो ऐसे भी सिस्टम मिल जाएंगे आपको जो अलग अलग चीज़ों के रहते हैं। एक और आखिरी में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसा हम कोल इंडियन हैं, चाहे जैसा मेरा कोल इंडिया है, बाहर में इमेज ऐसा नहीं है। आप एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, लेकिन सत्य ये है कि जितने अच्छे हम हैं, बाहर में ऐसा इमेज नहीं है। पिछले कुछ 2-4 साल से इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो एक मैं बताया ही, मेरा एक जानने वाला फ़ोन किया कि त्रिपाठी जी कितना टोकरी आपके यहाँ खरीदा जाता है। तो मैं पूछा क्या मतलब, अच्छा कितना टोकरी कितना फावड़ा आप खरीदते हैं। तो बोला कि नहीं हम तो फुली मैकेनाइज हो गए हैं, मैनुअल कुछ नहीं होता है। मैं फ़ोन काट दिया। फिर वो आदमी चूँकि कोल इंडिया से उसको कोई मतलब नहीं है, तो 8-10 दिन बाद मेरे दिमाग में आया कि उसको ये बात आया क्यों दिमाग में। तो मैं इसको फ़ोन किया, बोला कि वो आर्टिकल जो निकला था ना टाइम्स ऑफ इंडिया में, बहुत डेवलप कर रहा, कोल इंडिया इज डूइंग ग्रेट और सो एंड सो बहुत कुछ बताया उसने। लेकिन जो फोटो उसमें लगाया था ना, हमारे कोल इंडिया से निकला था वो जो फोटो लगाया था वो लगाया था 3 लेडीज को टोकरी लेकर के और एक आदमी को फावड़ा लेकर के, वो फोटो उसमें लगाया था। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ जो दुनिया वालों को आप दिखाएंगे वही तो जानेगा। यानी मैं आपको 5वां ये संदेश देना चाहता हूँ कि दुनिया को बताना है, अपने सोसाइटी को बताना है, अपने घर परिवार वालों को बताना है कि कोल इंडिया इज वर्किंग ऑन जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। आपको दुनिया वालों को बताना है करप्शन हैज नो प्लेस इन कोल इंडिया लिमिटेड। आपको कोल इंडिया को बताना है कि हम केवल रूल बेस्ड कंपनी नहीं है, हम केवल मूल्यवान कंपनी नहीं है,
हम वैल्यू बेस्ड कंपनी की तरफ चल रहे हैं, हम लोग ब्रांडेड कंपनी की तरफ काम करने जा रहे हैं, हम लोग सक्सेसफुल कंपनी बनने जा रहे हैं। दुनिया वालों को बताना है कि अब मैकेनाइट यहाँ नहीं है। हमारा वानी एरिया में कॉलोनी के हमारे जो लोग हैं उनका लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारना है, स्कूल कॉलेज अच्छा बनाना है, कॉलोनी ऐसा बनाना है कि लोग ऐसे समझे कि नहीं, यदि कॉलोनी में आदमी रहने को मिल गया मतलब स्वर्ग है वो, तो ऐसा हम फैसिलिटी की तरफ जाएंगे। और काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों ने किया था। आपको आप ही शायद बता रहे थे कि हम लोगों ने रिहैब वाला जो कॉलोनी बनाया है चंद्रपुर में, वहाँ देखने लायक है किस तरह का टेक्नोलॉजी का, किस तरह का हम लोगों ने वहाँ पर रिहैब के लिए कॉलोनी बनाया था। जिस तरह का हम लोग जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन और पता नहीं क्या क्या लोगों को हेल्प कर रहे हैं, ये दुनिया वालों को बताना है कि कोल इंडिया इतना अच्छा हो चुका है कि हम लोग मानवता पे काम करना शुरू कर दिए। कोल इंडिया इतना अच्छा हो चुका है कि हम SPCBI को बुलाते हैं और मेगा ट्रेनिंग कराते हैं नागपुर में। कल जो अजय ने ट्रेनिंग, कल और आज जो ट्रेनिंग चल रहा है इसमें SPCBI को चीफ गेस्ट बनाया गया था। कोल इंडिया ऐसा है कि हम CBC को बुला लेते हैं और CBC भी आ जाते हैं, वो भी ऐसे पीरियड में आते हैं जब बिजनेस अवेयरनेस की पीरियड चल रहा हो। यानी हम कहीं से कम नहीं है। कोल इंडिया हर तरह से हर फ्रंट में काम कर रहा है। कोई बात हमसे कर रहा था कि शेयर मार्केट इतना क्यों बढ़ा, शेयर में हमारा कोल इंडिया का प्राइस क्यों बढ़ा। इक्वेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, उसका एक ये भी कारण है कि आप पर फेथ लोगों का बढ़ा है। एक और बताएं, हमारा कोल इंडिया का मैनेजमेंट का देखिए सिचुएशन क्या है। हमको बोला गया कि आप जो मैनुअल के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, वो करिए, साथ में आप 3 वीकली सरप्राइज इंस्पेक्शन कीजिए। हमारे सारे CBOs हर सप्ताह में 3 सरप्राइज इंस्पेक्शन करते हैं। हमको बोला गया कि त्रिपाठी जी आप एक फ्लाइंग एक्सपर्ट टीम बना लीजिए कोल इंडिया लेवल में, उसमें एक्सपर्ट रहेंगे। तो हमने 28 एक्सपर्ट का प्लस बिजनेस वाला मिलाकर के 40 लोगों का एक्सपर्ट टीम का एक कमिटी बनाया है, एक टीम बनाया है। वो उसमें से हम 10 आदमी 8 आदमी को लेकर के किसी माइन इलाके में चाहे किसी ऑफिस में भेजते हैं, वो जाकर वहाँ कैंप करता है, 5 दिन 6 दिन पूरा चेक करता है। दैट इज ऑल्सो सरप्राइज फ्लाइंग एक्सपर्ट टीम। कोल इंडियन को बताया गया, बिजनेस टीम को बताया गया कि जाओ पूरा एक साथ सरप्राइज स्टॉक वेरिफिकेशन कीजिए। दुनिया वालों को ये लगता था कि इनके पास यदि 5 बिलियन मेट्रिक टन कोयला है तो इनको पता नहीं है। खाता बोलता है 5 मिलियन मेट्रिक टन, लेकिन उसको पता नहीं हो सकता 2 मिलियन मेट्रिक टन हो, चाहे हो सकता 10 मिलियन मेट्रिक टन हो। पूरे हर सब्सिडी के 2-2 माइन को, आपका बानी में भी हुआ था, 2-2 माइन का मैंने 100% स्टॉक मेजरमेंट कराया। उस गर्मी में कराया जब पूरा मई महीने में CMPDI के टीम साथ में थे, एक से सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया। 14 के जब एनालिसिस किए, ठीक है गलतियां मिली हमको, लेकिन एक चीज मुझको मिला, यदि मेरा स्टॉक बोलता है 5 मिलियन मेट्रिक टन है तो ±5% टॉलरेंस लिमिट के हिसाब से उतना है। ये मतलब इससे हमको विश्वास हुआ। हमारे CBO लोग बोलते थे सर बहुत गड़बड़ दिखेगा, हमने पहले तुम दिमाग में क्यों जा रहे हो कि बहुत गड़बड़ दिखेगा। आप सही हो सकता है ये जो लिखा है गड़बड़ है, सही उसकी चिंता मत करिए, जाके सत्य क्या है वो दिखाइए आप, उसके बाद से कंपेयर करना। ये फिक्स मत मानिए, आप अपना फिक्स मानिए। ट्रू डाटा गया, मैं चेयरमैन साहब को दिखाया। अच्छा वो सरप्राइज इंस्ट्रक्शन ऐसा था कि मैं जो लिस्ट बनाया, इवन हमारे CBO को भी नहीं पता था कहाँ जाना है लिस्ट बनाया, तो जब पूरी टीम पहुंच गई तब मैं चेयरमैन साहब को दिखाया, सर ये लिस्ट है। चेयरमैन साहब कोल इंडियन ही है, आई सो क्लोज टू यू प्रोडक्शन एवरीथिंग, पूरा लिस्ट देखा, बोला कि कुछ नहीं मिलेगा। मतलब ही वॉज हैवी कॉन्फिडेंस, लेकिन बाकी दुनिया वालों को तो कॉन्फिडेंस नहीं है ना, हमको भी कॉन्फिडेंस नहीं था। जब हमने चेक किया तो हम पब्लिकली बोलने के लिए तैयार हैं कि यदि मेरा यदि खाता में लिखा है 2 मिलियन मेट्रिक टन तो 2 ± जो भी उसका टॉलरेंस लिमिट के अंदर ही है। इस तरह का काम बिजनेस डिपार्टमेंट को दिया गया है। बाकी PSU में बिजनेस वालों को साइड करके रखता है। यहाँ हमको बोला गया माइंड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, अनऑथराइज्ड एंट्री एग्जिट।
इधर भी तो आपका कल्चर अलग अच्छा है, बाकी सब देखिएगा ना कि हर जगह अपना अनऑथराइज एक्टिविटी बना कर रखा है, कहीं थेफ्ट हो रहा है, कहीं इलीगल माइनिंग हो रहा है, कहीं बिल्कुल रामराज बना हुआ है। नहीं, हमको आपको विजिलेंस ऑफिसर बने हैं आप, तो एक मेरा काम कीजिएगा, आप देखिएगा माइंड में अनवांटेड लोग घूमता रहता है, दे आर कॉल्ड एजेंट। मेरे घर में कोई आदमी आ जाए अनवांटेड, तब मैं तो टोकूंगा, भाई क्या करने आ रहे हो आप, पूछूंगा। वैसे ही आप हर कोने कोने में माइंड में जाइए, चाहे आप पुलिस डिपार्टमेंट का, उसको रोकिए टोकिए कि आप किस लिए आ रहे हो। वो आदमी क्या करता है, आपके लोगों को बात करके, धमका करके या कुछ लालच दे करके अपना उल्टा सीधा काम करा लेता है, अब बाहर वही जाकर बताता कि बहुत कोई इंडिया में करता है। तो ये जब जनता को पता चलेगा कि नहीं अब ऐसा सिस्टम गलत हो रहा है। हम लोग डीडीयू का भी एसओपी बनाए, आज 2 डीडीयू का हम लोग उद्घाटन करके आए हैं। कोल इंडिया इस साइड में भी जा रहा है, मेरे कोल इंडियन जिस दिन डीडीयू वाला काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा एसओपी हम लोग फॉलो करने लगेंगे, तो तेल, डीजल चोरी, डीजल थेफ्ट, डीजल का एनोमली, इससे हम जब मुक्ति मिल जाएंगे तो एक बहुत बड़ा धब्बा हमारे कोल इंडिया से हट जाएगा। इस पर हमको काम करना है। वो सारे IOCL हो चाहे BPCL हो, सारे इन से हम लोग भी मीटिंग कर रहे हैं, बिजनेस वाले मीटिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी मीटिंग कर रहा है, और उसको टारगेट लेकर हम लोग कर रहे हैं, उस पर लेकर करना है। जितना तेजी से हमारा काम होगा उतना ही तेजी से हम लोग ब्रांडेड कंपनी तक पहुँचेंगे। ये मतलब कोई नेताजी है अपना गाड़ी भेज देते हैं, जाओ तेल भरवा के लाओ, वही बोलते हैं कि नहीं ये तो हमारा राज्य अधिकार है मेरा। जिस दिन वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उसको ब्लॉक कर देंगे, वो आदमी जो वहाँ पर ड्यूटी कर रहा है उसका मजबूरी भी होगा, हो सकता है हो सकता मिला भी हो। तो ऐसे केस में टेक्नोलॉजी का हम यूज करके वो सिस्टम को खत्म करेंगे। ये भी मैं बताना चाहता हूँ, भले BCCL ने इसको इनिशिएट किया, लेकिन सबकी आशा WCL पर ही है। WCL करेगा तो फुल प्रूफ करेगा, उसके बाद हम बाकी जगह इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये पॉलिसी पर चलना है हमको, जीरो टॉलरेंस, नो GPS नो ट्रक। क्यों हो जाए नो GPS नो ट्रक। एक और ट्रेनिंग हम इतना कराए हैं, ऑलमोस्ट सबको जोड़ करके हम लोग रखे हैं, और हमने एक लेटर इशू किया है कि अब ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा, अनअवेयरनेस ऑफ लॉ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इस पॉलिसी पर हम चलेंगे, और उस HOD की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यदि वो टेंडर में काम करता है तो उस टेंडर के बारे में ही शुड बी अवेयर ऑफ दिस। कोई जरूरी नहीं ट्रेनिंग करके करे, अपने पढ़ के भी कर सकता है, डिस्कस करके भी कर सकता है। ही शुड बी अवेयर ऑफ द रूल्स, SOP, मॉडिफाइड नॉर्म्स, जो भी है सब कुछ तो पता होना चाहिए। उसको रूल पता होना चाहिए। और यदि विजिलेंस वाला अब पकड़ेगा, आज 14 सितंबर है, 15 के बाद यदि विजिलेंस वाला पकड़ेगा तो मैं उसको तो नहीं छोड़ूंगा, उसको HOD उनको भी नहीं छोड़ूंगा कि भाई आपसे पूछा जाएगा कि आपने ऐसे आदमी को क्या किया। मतलब ये हो, मतलब ये हो गया कि ये बात मैं चेयरमैन साहब बताया, और हर महीने हम लोग इतना ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे माइन इलाके में हो, एरिया में हो, सब्सिडी में हो, हेडक्वार्टर में हो या IACM में हो। अभी IACM के डायरेक्टर बता रहे थे कि 41,000 ऑफिसर्स का ट्रेनिंग उन्होंने एक साल में कराया। 41,000। हम लोगों ने टोटल पिछले 6 महीना में 380 नंबर ऑफ ट्रेनिंग कराए हैं। 7,800 लोगों का ट्रेनिंग हम लोगों ने कराया है। जब भी मैं सेक्रेटरी साहब को बताया तब बोले कि बहुत हो गया त्रिपाठी जी, हाथ पे जोड़ना, अब तलवार चलाना पड़ेगा। तब मैंने जब एक कोड बनाया कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सेप्टेड, उसको मैंने बनाया कि अब इसको है नहीं, कोल इंडिया में इतना अच्छा हो चुका है कि रूल कोई गलती करता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सेक्रेटरी कोल ने वो गोपाल सिंह नेपाली की कविता है ना कि शासन चलता तलवार से, वो सुनाया उन्होंने कि ओ राही तुम दिल्ली जाना, वो राही तुम दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से, चरखा चलता है हाथों से, शासन चलता तलवार से, शासन चलता तलवार से।
मतलब हो गया कि अब मतलब हमको बहुत दुख होता है जब हमको चार्जशीट साइन करना पड़ता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ऐसे लोग हैं जो बिना पीढ़ी के, बिना तलवार के नहीं मानने वाले। तो अब हमारा इग्नोरेंस ऑफ लॉ, तलवार वाला सिस्टम पे चलना है। वैसे ही नो जीपीएस, नो ट्रैप, नो ट्रेनिंग, नो सेंसिटिव पोस्ट। दूसरा, हमारे सीईओ साहब ने बताया कि हम लोग प्रिवेंटिव बिजनेस पर काम कर रहे हैं। मैं बाबा रामदेव का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दुनिया को बता दिया कि योगा वगैरह भी हो सकता है, कुछ ऐसा चीज़ें होती हैं जो बिना ट्रीटमेंट के भी अपने आप को फिट करके रख सकते हैं। हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि हमको बीमारी हो ही नहीं। एज ए विजिलेंट ऑफिसर में इतना विजिलेंट ऑफिसर है कि यदि कोई भ्रष्टाचार का हमारे यहाँ इन्वायरमेंट जा भी रहा है तो हमको इफेक्ट न करे। वायरल चल रहा है, पूरा लूट मची हुई है, फिर भी हम अडिग रहेगा। ऐसा इतना आपको इम्यूनिटी आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इंटीग्रिटी, मैन ऑफ इंटीग्रिटी, मेरा हर ऑल इंडियन मैन ऑफ इंटीग्रिटी रहे, डॉयन ऑफ इंटीग्रिटी बने। इंटीग्रिटी मतलब मैं खुद से ही अपने आप से ऑनेस्ट बनना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। मतलब सिचुएशन जितना भी खराब हो, जितना भी हमको गर्मी लग रहा, पसीना हो रहा हो, फिर भी हमको अपना अडिग रहना है, अपना काम करना है, सत्य पर से निगोशिएट नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। कठिन परिस्थितियां हो, WCL का जो भी सिचुएशन है, फिर भी हम अच्छा करते जाए, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। सुकून से बैठ गए, रामराज की तरह कुछ काम नहीं कर रहे हैं, दैट इज नॉट इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी बहुत अंतर है। इंटीग्रिटी मतलब मैं कहीं गया किसी पार्टी में, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, लेकिन आपके शादी फंक्शन में गया मैं, तो आपके यहाँ कोई ऐसा आइटम था ही नहीं जो वेज वाला, सारा नॉनवेज आइटम। आपका पूरा परिवार, आपका पूरा समाज आ गया, हाथ पे जोड़ने लगा कि नहीं मेरी इज्जत चली जाएगी, खा लीजिए खा लीजिए खा लीजिए। अब मैं दुविधा में पड़ गया। अब सिचुएशन को देखते हुए परिस्थितियां ऐसी हैं कि मैं नॉनवेज खा लिया। इसमें मैंने कोई डिसऑनेस्टी वाला काम नहीं किया, लेकिन अपना वसूल को मैं तोड़ दिया। मतलब अपने इंटीग्रिटी को मैं कॉम्प्रोमाइज किया। ये अंतर होता है इंटीग्रिटी में और ऑनेस्टी में। और इंटीग्रिटी जो है वो आती कहाँ से? हम तो बचपन से सीखते हैं ना, मम्मी पापा से, गुरुजी लोगों से। तो मैं जब रेलवे में विजिलेंस में था तो एक कविता बनाया था कि वक्त के इस दौर में, उम्र के इस पड़ाव पर वसूलों को ताक पर क्यों रखे हम? वक्त के इस दौर में, उम्र के इस पड़ाव पर वसूलों को ताक पर क्यों रखे हम? गलत को गलत ना सही, गलत को गलत ना सही, पर सही भी क्यों कहें हम? माना कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, माना कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, पर माता पिता और गुरुजनों से जो सीखा उसी मूल्यों पर तो आज तक टिका हुआ हूँ मैं। उसी मूल्यों पर तो आज तक टिके हुए हम। ईमानदारी और मेरी जीवन शैली, ईमानदारी को मेरी जीवन शैली क्यों भूले हम? ईमानदारी को मेरी जीवन शैली क्यों? यानी बचपन से ही हमको ज्ञान हो जाता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। कोई मम्मी पापा ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चे को सिखाता होगा कि ये खराब वाला काम करो। हमको पता है क्या खराब है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या रूल के अगेंस्ट है, क्या खराबी है, क्या अच्छाई है। हम इसको लेकर के काम करें तो वहाँ से हमारा आ जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऐसे हमारा इंटरनली स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा मैं बता ही देता हूँ, हम अपना इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज कब करते हैं? जीएम साहब, 99% केस में हम इंटीग्रिटी अपना कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। कुछ पैसा मिल जाए या कुछ फेवर हो जाए या हमारी पोस्टिंग यहाँ बनी रहे या जो भी सिचुएशन रहा हो, कुछ इस तरह से अपना स्वार्थ के लिए 99% लोग अपना इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। दूसरा है कि इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज, यदि माहौल ऐसा है कि लूट मची है तो अपनी भी इच्छा होती है कि हम भी लूट में शामिल हो जाए। तीसरा होता है कि जब भाई सब कुछ कर रहा है तो हमको भी करने तो वहाँ से आ जाता है, वहाँ वो मजबूर करता है उसको जाने के लिए। कई बार होता है कि बॉस ने बोला है ऐसा करना है
तो करना पड़ता है, इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि यदि हम इंटीग्रिटी पर चले जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। परिस्थिति ऐसी है कि हमको इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब हम इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इंटीग्रिटी रूल पे ज़्यादा अडिग रहेंगे तो हमारा कंपनी को नुकसान हो जाएगा। ज़्यादा कानून करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। यानी जैसे इनके यहाँ शादी में मैं गया, फंक्शन में गया, नॉन वेज खाना पड़ गया, परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हमको अपना इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। तो इसको इंटीग्रिटी नहीं कहते हैं। चाहे जो भी सिचुएशन हो, यदि हम ट्रूथ को निगोशिएट नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। तो आपको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग डायन ऑफ इंटीग्रिटी बोलते हैं। मैं इंटीग्रिटी के बारे में पढ़ रहा था तो आपके लिए कुछ इंटीग्रिटी प्रोविज बनाया था, वो हम लोग भी लास्ट में सुना देंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग डायन ऑफ इंटीग्रिटी बोलते थे। उसका पढ़िएगा, उनका क्या क्या उनकी खूबियाँ थी न। आप इतने मैन ऑफ इंटीग्रिटी बनिए। वो अंग्रेजों के ज़माने में सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता था, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम रहेगा जो यूपीसी से इंटरव्यू करके सिलेक्ट करके आएगा। उसको माना जाता था कि भाई मैन ऑफ इंटीग्रिटी। किसी पर तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा। यदि कोल इंडिया के हर कोने कोने में कोई एरिया जीएम है, हमारा कोई बाकी ऑफिसर है, कोई बैठा हुआ वहाँ पे, तो उस पर विश्वास करके ले जाए, क्योंकि हमें पता है कि सबके सब हमारे मैन ऑफ इंटीग्रिटी है। तो हमको इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम कभी भी उस पचड़े में नहीं पड़ेंगे यदि कुछ खराब सिस्टम है। और आज मैं आपको बता के जा रहा हूँ कि आप अपना लक्ष्य बनाइए परिवर्तन करने के लिए। चलता है ये वाला कल्चर छोड़ दीजिए। एक और मैं बोलना चाहता हूँ, ये दिमाग से हटा दीजिए इस सरकारी नौकरी में आराम ही आराम है। मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरा कोई आदमी सीनियर था या जूनियर था, याद नहीं है, उसने बोला कि पढ़ाई करो बढ़िया से, अच्छा रैंक आएगा तो रेलवे मिल जाएगा और रेलवे में आराम ही आराम है। मेरा सिविल इंजीनियर ब्रांच, तो मेरे अच्छा रैंक आ गया, रेलवे मिल भी गया। जब रेलवे ज्वाइन किया, मैं बोला था बहुत आराम ही आराम है सरकारी नौकरी में। तो लगभग 4-5 साल के बाद मोबाइल जब आया तो मैंने एक मैसेज बनाया कि ये आंखें आज भी उस आदमी की तलाश कर रही है जिसने बताया था कि सरकारी नौकरी में आराम ही आराम है। नहीं मतलब सत्य है, हंसने वाली बात है, लेकिन फैक्ट ये है कि इस विडंबना को तोड़ना है। आप सरकारी नौकरी में हैं, आपका बहुत सारा पॉलिसीज है, बहुत सारे एडवांटेज हैं आपके, लेकिन ये मेंटलिटी को हटा दीजिए कि सरकारी नौकरी में हमको आराम के लिए रह गए हैं। यदि ऐसा था फिर आप ऐसा ज्वाइन क्यों किया? आप ऐसे कुछ छोटे मोटे पोस्ट पर रहते हैं, इरिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर रहते, सोते रहते खाली क्या करते। लेकिन आप अपना जीवन का लक्ष्य जो बनाए, जो पढ़ाई किए, मेहनत करके यहाँ ज्वाइन किए, उसको तो सार्थक करना है, परिवर्तन करना है। तो ये मेंटलिटी को हटाना है कि सरकारी नौकरी में हमको आराम ही आराम है, हमको मेहनत करना है, आज से लगे। एक और दूसरा, अपना सेल्फ इम्यूनिटी के लिए जब हम लोग ऑनरेबल सीबीसी को सीआईए में बुलाए थे तो उन्होंने बताया कि जो आपकी ग्रीड है ना, लालच, वो है आपको हमेशा करप्शन करने के लिए मजबूर करती है। तो उन्होंने बताया कि संतोष, सेटिस्फेक्शन जो वर्ड होता है, संतुष्टि, उस पर हमको फोकस करना है। अपना लाइफ का गेम हमारा जो रहना चाहिए, एम जो होना चाहिए, संतुष्टि की तरफ में। आज के डेट में कोल इंडिया इतना सैलरी दे रही है सबको कि उसकी जो रिक्वायरमेंट हो पूरा हो सके। कोई आदमी की रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो सकती है तो उसकी कभी पूरा नहीं हो सकती है। आपका चादर जितना है उससे आप थोड़ा पैर ज़्यादा फैलाइए, फिर मेहनत कीजिए, उतना काम करके जाइए, लेकिन पूरा ही पैर फैला दीजिएगा तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। यदि आप असंतुष्ट रहेंगे, गलत काम करते रहेंगे तो आपका रात का नींद खराब हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि जो आदमी इस डायरेक्शन में गया है, परेशान रहा है, पैसे के पीछे गया है, ग्रीड और लालची टाइप का बिहेवियर किया है, उससे ज़्यादा दुखी आदमी हमने नहीं देखा। उसकी रात को नींद खराब हो जाती है।
कितना डर के रहता है। आप कभी फील कीजिएगा, वो आदमी कभी भी हमेशा देखिएगा ना कि जो एंटी सोशल लोग होते हैं हमेशा कुछ अलग तरह का उनका बिहेवियर होता है, उसका ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। तो उन्होंने इस डायरेक्शन में दिया कि संतोषम परम धनम। जो सिविल सर्विसेज वाले तैयारी करते हैं उनको जानते होंगे कि लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में जहाँ IAS की ट्रेनिंग होती है, वहाँ उनका कोट है शीलम परम भूषणम। शीलम आपका स्वभाव है, वही आपका सबसे बड़ा धन है। उसी में मैंने ऐड कर दिया साथ में शीलम परम भूषणम संतोषम परम धनम। और ऑनरेबल CVC ने वो जो तुलसीदास का गीतावली की जो कविता है उसको सुनाया था उन्होंने कि गोधन गजधन बाजधन। गोधन गो मतलब गाय, गज मतलब हाथी, बाज मतलब घोड़ा। उस जमाने में हाथी घोड़ा को भी धन माना जाता था। तो गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। चाहे आपके पास सोना चांदी का खान भी हो, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। जब आए संतोष धन, जब आए संतोष धन, सब धन धूलि समान। यानी संतोष धन जब आ जाता है तो ये सारा धन बेकार है। यदि कहीं कुछ इस तरह से हो रहा है, लूट मची है, तो हम संतुष्ट रहेंगे, हम लालच में नहीं जाएंगे। जिस दिन ये भावना हमारे अंदर आएगी तो हम अपने इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रख पाएंगे। तो इस डायरेक्शन में हम सोचें अपना इम्यूनिटी को बढ़ाएं। अब आपको लगता होगा कि हम बात सुना क्यों रहे हैं। मेरा भी एक लक्ष्य है कि मैं अपने कोल इंडियन में कुछ परिवर्तन करें, कुछ ऐसा रखें जो इस बिजनेस अवेयरनेस वीक में सतर्कता से साथ साथ अपना मोरल वैल्यू, अपना कंपनी के प्रति लगाव और अटैचमेंट आए और कुछ ऐसा काम करें जो हम लोग ब्रांड बिल्डिंग के तरफ काम करें। दैट्स ऑल, थैंक यू। इससे पहले जैसे सर ने मेंशन किया था अपने सेशन में, हम इंटीग्रिटी प्रॉमिस करेंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे, हाथ आगे करेंगे, मेरे पीछे रिपीट करेंगे। तो मैं सोचा कि इसको किसी इस तरह से ऐसे फॉर्म में बनाया जाए जो अपने कोल इंडियन को, मैं जो अपने कोल इंडियन को ये उनसे प्रतिक्रिया ले सकूं कि हमको इंटीग्रिटी में किस तरह से उसको निभाना है। तो एक इंटीग्रिटी प्रॉमिस है और अपना दाहिना हाथ को सामने करेंगे। एज ए रिस्पॉन्सिबल कोल इंडियन आई प्रॉमिस माई सेल्फ टू बी ऑलवेज विजिलेंट and will become Dian of integrity. I promise myself to fight and to eradicate corruption. I promise myself to ensure and to promote integrity in public life. I promise myself to do my best and to proclaim this fact to the whole world that I am the proud officer of Coal India Limited. Thank you. Thank you all.